कहाँ से करना पड़ेगा यार, ये पकड़ में नहीं आ रहा। सर इसमें एक बार शेयर स्क्रीन के ऑप्शन में देखिए, व्हाइट बोर्ड का बंद करने का ऑप्शन आ रहे थे। लाइव चैट में स्वागत है अपना निस्ता सेक्रेटरी। इसमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। लोकेश इसमें तो पता ही नहीं पड़ रहा तो कहीं से। आप एक काम करिए सर, आप जी गर्मा जी को होस्ट बना दीजिए, वो बंद कर देंगे। सबसे बढ़िया उपाय यही है फिलहाल में। वही ठीक है। मैंने कर दिया है मैं आपको। जी सर। अब आप अब आप उसको कर बंद कर दीजिए। दीजिए और अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। जी देख लो, हो गया सर, 1 सेकंड में काम हो गया। हाँ देखिए 1 सेकंड हो गया और हमें पता ही नहीं था। इतनी बढ़िया बात विश्वकर्मा जी ने बहुत देर में बताई, लेकिन लाइव कर रहा था उस चक्कर में हो गया वो गलती से। जी आप हम इनसे start- ट्यूशन ले लीजिएगा। नहीं, गुरु से शिक्षा लेनी है। वो तो कह रहे हैं आप ट्यूशन ले लीजिएगा इनसे कि कहाँ से बंद करते हैं उसको। समय स्टार्ट करूं? जी जी मैं ठीक है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जीएसटीआर 3B जो है उसके अंदर जो पोर्टल के ऊपर हमें फॉर्म दिखाई देता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस आ चुके हैं जो कि हमें आज की डेट में पोर्टल पे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ चेंजेस आने वाले टाइम में ऑल्दो वो नोटिफाई हो चुके हैं बट अभी पोर्टल पे हमें दिखेंगे नहीं, पर वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि रिलेट करते हैं हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंजेस क्या हुए हैं। कुछ हैं छोटे चेंजेस जो कि हुए हैं। तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन आई 14/2022, इस नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज करा गया। क्या चीज चेंज करी गई? जीएसटी पोर्टल पे जब हम जीएसटीआर 3B भरते हैं, ये जो चेंजेस आए हैं ये हमारी 3B के अंदर आए हैं। तो 3B के अंदर जो हमारे चेंजेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो मेरा 3.1 है उसकी हेडिंग कुछ ऐसी आती थी, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज। तो बेसिकली क्या होता था कि जो मेरा अभी तक जीएसटीआर 1 पे पोर्टल पे दिखाई देता था, अगर मैं देखूं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई की 3B का अगर मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ तो मेरा आता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज। बट अगर अब आप अगस्त की रिटर्न देखोगे तो अगस्त की रिटर्न में आपको ये जो ब्रैकेट में हाईलाइटेड येलो वर्ड्स हैं ये दिखाई देंगे, अदर देन दोस कवर्ड बाय टेबल 3.1.1। तो इस अमेंडमेंट को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टेबल 3.1.1 एक नया टेबल है जो कि हमें अगस्त से जो हम जीएसटी की रिटर्न भरेंगे उसके अंदर हमें दिखाई देगा। मतलब कि ये 1 अगस्त 2022 से ये हमें जीएसटी पोर्टल पे दिखाई देना शुरू कर गया था। तो ये जो जुलाई की जीएसटी की रिटर्न है उसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा टेबल 3.1.1। अब टेबल 3.1.1 है किस चीज के बारे में, पहले हमें वो पता करना है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो मेरी अमेंडमेंट से पहले हमारा जीएसटी पोर्टल पे जो फॉर्मेट था वो ऐसे दिखता था कि 3.1 जो है उसके बाद सीधा 3.2 आ जाता था। बट अब अगर मैं जीएसटी पोर्टल का नया स्क्रीनशॉट लूं तो मुझे अपनी जो जीएसटीआर 3B है उसके अंदर एक ये नया टेबल दिखाई दे रहा है 3.1.1, माने कि सप्लाईज विच आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। कहने का मतलब क्या है कि अब हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि टेबल 3.1 में वो सप्लाई जो कि 9(5) के अंदर कवर नहीं होती। अगर मेरी कोई भी ऐसी सप्लाई है जो कि 9(5) के अंदर कवर हो रही है देन उसे हमें 3.1 में रिपोर्ट नहीं करना है, उसे हमें रिपोर्ट करना है 3.1.1 में। तो इसीलिए 3.1 की जो हेडिंग थी, जो मेरा फर्स्ट चेंज आया है वो ये आया है कि हेडिंग को 3.1 की चेंज कर दिया गया है, जिसमें बोला है कि आप 3.1 में अब वो सप्लाईज नहीं लिखेंगे
जो कि 3.1.1 में रिपोर्ट हो रहा है। तो एक ये चेंज हुआ कि 3.1 की हेडिंग को चेंज कर दिया गया है। 3B में अब मुझे 3.1 की हेडिंग थोड़ी अलग दिखाई देगी। दूसरा चेंज ये है कि मुझे एक पूरा नया टेबल दिखाई देता है 3.1.1। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 3.1.1 हमारे कौन से क्लाइंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। हमें किन बातों का ध्यान रखना है जब हम 3.1.1 टेबल के अंदर कोई रिपोर्टिंग करेंगे तो वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इस टेबल 3.1.1 के लिए कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन है 9(5) ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो 3.1.1 सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कवर होते हैं अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द CGST एक्ट। तो ये बेसिकली 9(5) ऑफ द CGST एक्ट जो है, ये जो सेक्शन है, ये क्या बात करता था? ये बात करता था कि कुछ कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज हैं, उन कैटेगरी ऑफ सर्विसेज पे जो टैक्स है वो कौन पे करेगा? वो पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। कि भैया जी हमारी कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि नोटिफाई हुई नोटिफिकेशन 17/2017 के थ्रू, और इनमें क्या बोला गया? इसके अंदर बोला गया कि मेरी कुछ ऐसी सर्विसेज जिनके ऊपर टैक्स मेरे को नहीं पे करना, मेरे सप्लायर को पे नहीं करना, टैक्स जो है वो पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। सारी सर्विसेज नहीं थी, कुछ ही सर्विसेज थी जिनको नोटिफाई करा गया था, और इसके अंदर उन्होंने कुछ कंडीशंस भी लगा दी, जैसे कि आज की डेट में अगर हमारी सर्विस है जिसके अंदर पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जाती है कि भैया हम जो है क्या कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, पर मेरी जो कैब है वो बुक हुई है ओला के थ्रू। तो 9(5) ने कहा कि टैक्सी वाले को पे नहीं करना, टैक्स पे करना है ओला उबर वाले को, दैट इज जो मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जिसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऐसे ही आज की डेट में अगर मान लीजिए मेरा दूसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर आता है जिसके थ्रू मैंने क्या करा, अपने होटल की बुकिंग करवाई। अगर हमने कोई सर्विस ऐसे दी जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, होटल्स की बुकिंग करा रहे हैं, ठीक है, तो जो टैक्स है वो होटल वाले को पे नहीं करना, टैक्स जो है वो पे करना है उस ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले को जिसके थ्रू वो बुकिंग आई। ऐसे ही अगर हम देखें अर्बन क्लैप, जैसे हमने सबने देखा होगा अर्बन क्लैप होता है, एक अर्बन क्लैप की मोबाइल ऐप होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अगर हमें प्लम्बर को बुलाना है तो हम उसके थ्रू प्लम्बर की बुकिंग कर लेते हैं। अब क्या उस प्लम्बर को टैक्स पे करना होता है? नहीं, उस प्लम्बर की सर्विसेज पे गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स जो है वो पे करेगी ओला उबर। तो ये, और एक लास्ट सर्विस थी हमारी सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, कि रेस्टोरेंट सर्विसेज जो है अगर वो स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में नहीं है, उसके अलावा अगर उनके पास बुकिंग आती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो इन रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो गिनती की हमारी कुछ ऐसी सर्विसेज थी जिन्हें नोटिफाई करा गवर्नमेंट ने, नोटिफिकेशन 17/2021 4 सर्विसेज थी, और इन सर्विसेज के लिए टैक्स जो है वो सेक्शन 9(5) कहता था कि पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब बात ये आई कि ठीक है टैक्स पे करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को और इन 4 सर्विसेज पे करना है। तो गवर्नमेंट ने अब क्या कहा है कि ये वाली ट्रांजैक्शंस, ये वाले लोग जो हैं, इनकी रिपोर्टिंग कौन से टेबल में जाएगी? इनकी रिपोर्टिंग जाएगी अंडर टेबल 3.1.1। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक इनकी रिपोर्टिंग जारी थी 3.1, पर अब से इन सप्लाईज की रिपोर्टिंग जाएगी 3.1.1। हम देखते हैं कि 3.1.1 अंदर से क्या कहानी लेके आता है, क्या बातें ये कहते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हैं 3.1.1। पहला कॉलम के अंदर कौन डेटा फिल करेगा और दूसरे कॉलम में कौन डेटा फिल करेगा। पहले कॉलम में अगर हम पढ़े तो वो ये कहता है टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स। तो इसका मतलब कि मेरी जो ये वाली, इसके अंदर कौन रिपोर्टिंग करेगा? ये वाली, ये जो है ये मेरे ओला उबर के लिए, इसके अंदर डेटा फिल करेगा, या तो ओला हो गई, उबर हो गई, अर्बन क्लैप हो गई, इसके अंदर डेटा फिल करेंगे वो लोग जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है। फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो इसका मतलब कि अगर मैं कल को एक टैक्सी वाला हूँ और टैक्सी वाला जो एक ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज देता है और अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर उस पर्सन को क्या करना होगा? उस पर्सन को डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। इसका मतलब कि
जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ओला उबर है, उन्हें भी 3.1.1 भरना है, और जो मेरा टैक्सी वाला है या मेरा जो प्लम्बर है उसे भी रिपोर्टिंग करनी है 3.1.1। फर्क इतना है कि ओला वाला ऊपर पे करता है और इसके लिए टैक्स के कॉलम इनेबल्ड भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम को डिसेबल करा गया है। मतलब साफ है, डिसेबल सिर्फ इसीलिए करा गया है क्योंकि इन लोगों को तो टैक्स पे ही नहीं करना। टैक्स तो जो इन सप्लाईज के ऊपर टैक्स है वो तो मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो पे कर रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मेरा कोई भी ऐसा क्लाइंट है जिसकी सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही हैं और वो सर्विसेज इन 4 कैटेगरीज के अंदर फॉल करती हैं, तो उन क्लाइंट्स की रिपोर्टिंग जो है अब 3.1.1 में होगी, वो 3.1 में नहीं होगी। ये जो चेंज है इससे जीएसटी पोर्टल के ऊपर भी नोटिफाई जो करा गया था, ये चेंज जीएसटी पोर्टल के ऊपर आ चुका है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें अपनी रिटर्न्स में इस रिपोर्टिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चेंज आता है जो कि चेंज है, पहले 3.1.1 में किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो हम आगे बढ़ते हैं टेबल 3.2। तो 3.1 के हमारे चेंजेस क्लियर हो चुके हैं। अब आया है चेंज 3.2 में। 3.2 में वो क्या बोलता था? 3.2 में अभी तक हमें दिखाते थे ऑफ द सप्लाईज। 3.2 पहले मैं 3.2 के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। 3.2 के अंदर बेसिकली हमारे जो इंटर स्टेट सप्लाईज हम करते थे कि भैया मैंने यूपी में बैठ के हिमाचल प्रदेश वाले को एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर दी, और वो जो सेल है वो बड़े अमाउंट की है, तो उसे जो लॉ है वो ये कहता था कि भैया आपको उसे रिपोर्ट करना है जीएसटी रिटर्न्स के अंदर, एक सेपरेट उसके अंदर, जिसके अंदर वो बोलते थे कि आपको उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना पड़ेगा, आपको टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैंने किसी ऐसे पर्सन को सेल करी थी जो कि कंपोजिट डीलर था, सेक्शन 10 का डीलर था, तो उसकी सप्लाई मुझे 3.2 में रिपोर्ट करनी होती थी। यूआईएन होल्डर है कोई, तो उसकी सप्लाई भी मुझे 3.2 में रिपोर्ट करनी होती थी। अब जीएसटी के अंदर जो जीएसटी की रिटर्न आई है, इस टेबल की जो हेडिंग है इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इस हेडिंग के अंदर पहले लिखा आता था सिर्फ 3.1A, अब लिखा आता है 3.1.1। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ लिखा है 3.1.1, पर तब की हम जब पीछे 3.1.1 पढ़ के आए तो इसके अंदर मुझे दोनों सेक्शन दिखे, 3.1.1 भी दिखा और मुझे 3.1.2 भी दिखा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3.2 की रिपोर्टिंग है, 3.2 की रिपोर्टिंग इज ओनली फॉर 3.1.1%, इट इज नॉट फॉर 3.1.2%। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली जो टैक्स है वो पे करना होता है हमारे सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो यहाँ पर जो सप्लाईज रिपोर्ट करने हैं वो सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए उन्होंने बोला कि रिपोर्टिंग जो है वो सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर को करनी है। अगर कोई प्लम्बर है या फिर कोई टैक्सी वाला है जिसने सप्लाईज करे हैं, तो उसे यहाँ पे 3.1.2 को यहाँ पे रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो 3.2 जो है वो मेरा एप्लीकेबल कराया गया है सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले को। तो कहने का मतलब कि अगर मेरा कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि ओले के नेचर का है या उबर है या अर्बन क्लैप है, ठीक है, जिनके थ्रू मेरी सप्लाईज हो रही है 9.5 की, तो उन्हें 2 जगह पे रिपोर्टिंग करनी है। एक तो वो रिपोर्टिंग करेंगे 3.2 में, सॉरी 3.1.1 में, एक तो वहां रिपोर्टिंग करेंगे, दूसरी वो रिपोर्टिंग करेंगे अंडर टेबल 3.2। 3.2 में भी वो ये बताएंगे कि अगर उनके कोई इंटरस्टेट सप्लाईज हुए जिनका अमाउंट बड़ा है तो उसकी भी रिपोर्टिंग जाएगी 3.2 के टेबल में। तो अब इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ है, इससे फर्क क्या पड़ा है? इससे फर्क बस इतना ये पड़ा है कि जो मेरी सप्लाईज 9.5 में हुई, जिन्हें मेरे ई कॉमर्स ऑपरेटर ने दिया, उसे 3.1 में अब रिपोर्ट नहीं करना है, उसे 2 जगह पे रिपोर्ट करना है। एक करना है नए टेबल में 3.1.1 और एक उसे रिपोर्ट करना है अंडर जो मेरा 3.2 टेबल आया है, अंडर 3.2 टेबल में वो रिपोर्ट करेगा। तो 2 जगह पे मेरे अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए रिपोर्टिंग आ चुकी है। तो ये था मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो कि इम्पैक्ट करेगा मेरे ई कॉमर्स ऑपरेटर को, उन लोगों को जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। ये चेंज जो है ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो सेकंड पार्ट आता है। जैसे कि मुझे जो मेरा टेबल है
जीएसटी के रिटर्न के अंदर उसमें दिखाई देते हैं कुछ कॉलम्स जो कि बोलता है 4A, 4B एंड 4C। 4A दिखाई देता है जिसके अंदर मैं टोटल आईटीसी क्लेम करती हूँ। 4B दिखाई देता है जो कि अभी तक बात करता था आईटीसी रिवर्सल की। 4C बात करता था नेट आईटीसी की और 4D बात करता था इनएलिजिबल आईटीसी की। ये चेंज जो है ये जीएसटी पोर्टल पे अभी आया नहीं है, बट इस चेंज को नोटिफाई कर दिया गया है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि चेंज जो है वो क्या आया है, कि अब जैसे ही गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी पोर्टल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेंजेस भी लेके आने वाली है, तो अब आपकी जो जीएसटी की रिटर्न है उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये चेंजेस हमें बहुत ध्यान से समझने हैं। इसके अंदर रिपोर्टिंग जो है वो पूरी चेंज होने वाली है। पहले हमें दिखाई देता था एज पर रूल 42, 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, अब हमें दिखाई देगा एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। देन पहले लिखा आता था यहाँ पे अदर्स, अभी भी अदर्स ही है पर मतलब जो है वो चेंज हो चुका है। सी वाला पार्ट नेट आईटीसी ये सेम है, पर ये वाला पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा चेंज हो चुका है। इसके अंदर अब बात हो रही है आईटीसी रिक्लेम की और इसके अंदर बात हो रही है इनएलिजिबल आईटीसी। तो एक एक करके मैं ये पॉइंट आपको समझाती हूँ। सबसे पहले अब जब भी हम आईटीसी की कैलकुलेशन करेंगे कि भाई मेरा क्लाइंट है, हमें ये पता है कि 1 जनवरी 2022 से ये चेंज आ गया था कि आपको वही आईटीसी लेना है जो कि 2B के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब होता क्या था कि 2B के अंदर मुझे मेरे एलिजिबल आईटीसी भी दिखाई देते हैं और मुझे मेरे इनएलिजिबल आईटीसी भी दिखाई देते हैं। ठीक, कोई मान लीजिए कि मुझे वहां पे गाड़ी का आईटीसी दिखाई दे रहा है। अब लोग क्या करते थे, हर प्रैक्टिशनर अपनी अलग प्रैक्टिस, क्योंकि अब प्रैक्टिशनर को नहीं पता, आप खुद मुझे टोटल आईटीसी में 2B में कार का आईटीसी भी दिखाई दे रहा है, अब उसको कैसे रिवर्स करना है। कुछ लोग कहते थे कि मैं 4A में दिखाता ही नहीं तो मैं यहाँ पे रिवर्सल करूंगा ही नहीं। कुछ लोग कहते थे कि जी मैं 4A में तो क्लेम कर लेता हूँ पर मैं यहाँ पर इसे रिवर्स कर दूंगा और यहाँ पर इसे 17(5) के अंदर रिपोर्टिंग कर दूंगा। कोई क्या करता था कि सिर्फ 4A में उसे क्लेम ही नहीं करता था। जब वो उसे 4A में नहीं दिखा रहा तो ना तो वो उसे आईटीसी रिवर्सल में भरता था और ना ही वो उसे इनएलिजिबल आईटीसी में भरता था। कोई लोग ये प्रैक्टिस फॉलो करते थे कि वो 4A में तो उसे रिवर्स उसे लेते नहीं थे, साथ ही साथ वो इनएलिजिबल आईटीसी के अंदर इससे लिख देते थे। कहने का मतलब क्या है कि अभी भी लोगों को ये नहीं पता था कि भाई अगर मेरा कोई इनएलिजिबल आईटीसी है और वो मुझे मेरी 2B में दिखाई दे रहा है तो वो मुझे कैसे रिपोर्ट करना है 3B में, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हर टैक्स पेयर जो है वो एक ही मेथड फॉलो करे, उस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसने बहुत क्लियर स्टेप्स बता दिए हैं। ऑल्दो ये स्टेप्स अभी पोर्टल के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुए पर ये स्टेप्स जो है हमारे मार्केट में गवर्नमेंट ने पहुंचा दिए हैं नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 को। अब ये नोटिफिकेशन क्या कहती है इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आज की डेट में हमारा क्या मैनर रहेगा, हमें किस तरीके से रिपोर्ट करने हैं मेरे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B के अंदर अब हमें कैसे रिपोर्ट करने होंगे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे पहली बात आती है कि आपको टेबल 4A जो होगा उसमें आज की डेट में भी हमें ऑटोमेटिकली 2B से उठ के आ जाते हैं कुछ आईटीसी। अब वो जो आईटीसी होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, उसके अंदर आपको एलिजिबल आईटीसी भी दिखाई देता है, उसके अंदर आपको इनएलिजिबल आईटीसी भी दिखाई देता है और ये मेरा सारा का सारा आईटीसी जो है ये ऑटो पॉपुलेट होता है। और ये ऑटो पॉपुलेट होता कहाँ से है, ये ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 2B से। तो ये चीज तो आज के डेट में भी हमें दिखाई देती है। ठीक, अब क्या होगा, पर ये जो टेबल 4A है इसके अंदर कुछ ऐसे आईटीसी हैं जो कि अभी भी दिखाई नहीं देते। वो कौन से आईटीसी है कि वो मतलब सिस्टम ने पोर्टल ने कुछ ऐसी फीडिंग कर ली है कि ठीक है सिस्टम को भी पता चल गया है कि ये मेरा इनएलिजिबल आईटीसी है। अगर ये मेरा इनएलिजिबल आईटीसी है तो फिर हमने इसको ऑटोमेटिकली जो पोर्टल है वो इसे चेंज कर देता है, वो इसे इनएलिजिबल आईटीसी में डाल देता है। तो 2 तरीके के ऐसे आईटीसी हैं जो कि आज की डेट में भी इनएलिजिबल आईटीसी में खुद से ही चले जाते हैं। पहला जो कि मेरी इस फाइनेंस एक्ट 2022 जो है जो अमेंडमेंट लेके आई थी
कि अगर कोई इनएलिजिबल आईटीसी है ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या था कि भैया हमें ये पता है कि मैं आईटीसी जो है उसे क्लेम कर सकती थी अप टू 30th सितंबर, अगले साल की 30th सितंबर तक हम इसे क्लेम कर सकते हैं, या फिर एनुअल रिटर्न तक, व्हिचएवर इज अर्लियर। पहले 30th सितंबर था, पर फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर अमेंडमेंट आई जिसके अंदर सेक्शन 16(4) की टाइमलाइन को चेंज कर दिया गया और उसके अंदर ये बोला गया कि आप 30th नवंबर तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तब होगा क्या, मान लीजिए मेरा कोई इनवॉइस है मार्च 2022 का, मार्च 2022 का कोई इनवॉइस है और वो मेरी टूबी में दिखाई देता है दिसंबर की। क्यों? क्योंकि मेरे सप्लायर ने उसे दिसंबर में जाके फाइल करा। ठीक, तो अगर मेरा कोई इनवॉइस 31 मार्च 2022 तक का है, मतलब मान लीजिए मेरा कोई 26 मार्च 2022 का इनवॉइस है और मेरा जो सप्लायर है वो उसे दिसंबर में जाके अपलोड करता है, तो क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने सिस्टम के अंदर ही फीडिंग कर रखी है कि अगर टाइम पीरियड है, मतलब पुराना इनवॉइस है और डेट जो है वो निकल चुकी है, तुम 30 सितंबर तक की आईटीसी ले सकते थे, 30th नवंबर तक आप आईटीसी ले सकते थे, 30th नवंबर तक हमें वो पोर्टल पे दिखानी। तो अब क्या होगा, वो आईटीसी ऑटोमेटिकली जो है वो इनएलिजिबल आईटीसी की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक, तो ये इनएलिजिबल कैटेगरी में चला जाता है। दूसरा होता है अगर मेरे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो गलत है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो अलग है, कि भैया मेरा जो रिसिपिएंट है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उसकी अगर अलग लोकेटेड है, तो आज की डेट में भी वो क्या होगा कि पीओएस जो है वो अलग स्टेट में है, रिसिपिएंट जो है वो मेरा अलग स्टेट में है, तो उसे इनएलिजिबल सप्लाई जो है उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक, तो ये दो कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज हैं जो कि आज की डेट में भी अगर हम देखेंगे तो इनएलिजिबल की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। इसके अलावा जितने भी आईटीसी होते हैं वो हमें टेबल 4A के अंदर दिखाई देते हैं। वो एलिजिबल भी हो सकते हैं और वो इनएलिजिबल भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी कैटेगरी उनकी हो सकती है। अब आता है इन टेबल 4B1। अगर मैं देखूं नीचे मेरा टेबल 4B1 जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो अभी तक क्या होता था, 4B1 में आता था रूल 42 और 43। अब उन्होंने क्या बोला कि 4B1 के अंदर दो चीजें, उन्होंने एक नई टर्म ऐड कर दी। नई टर्म उन्होंने ऐड करी है रूल 38, 42, 43। तो 42, 43 तो जी हमारे पास पहले भी था। अब नई चीज जो ऐड करी गई है, जो कि जिसपे हमें ध्यान देना है, ये आज की डेट में अगर आप जीएसटी पोर्टल देखोगे तो उस पर दिखाई नहीं देगा आपको। जीएसटी पोर्टल पे ये वाले चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। जो मैंने आपको सप्लाई में चेंजेस बताए हैं वो तो दिखाई देंगे, पर आईटीसी वाले चेंजेस जो है गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं, हमें तैयारी करके रखनी है। ये चेंजेस आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले B1 अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर चेंज क्या है, इसके अंदर चेंज आया है, एक वर्ड आया है रूल 38 और एक वर्ड आया है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जिस दे देती हूँ कि ये रिवर्सल्स की कहानी क्या है, इस रिवर्सल के अंदर क्या क्या बातें उन्होंने कही है। तो 4B1 के अंदर क्या था, 4B1 के अंदर अभी तक जो चेंज होते थे वो मेरे होते थे 42 के और 43 के। 42 रूल कौन से रिवर्सल की बात करता है, 42 रूल जो है सबसे सिंपल अपना रिवर्सल था, जो कि ये कहता था कि अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो तो आपने अगर कोई इनपुट और इनपुट सर्विसेज लिए हैं उन एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज की, तो आप उसका रिवर्सल कर दो अंडर रूल 42। ठीक, रूल 43 कहता था कि अगर इससे रिलेटेड कोई कैपिटल गुड्स है तो उनका रिवर्सल कर दीजिए। अब दो रिवर्सल्स और हैं जो कि 4B1 कहता है कि जी ये भी मैं 4B1 में ही कराऊंगा। पहला रिवर्सल है रूल 38 का। ये रूल 38 किसके लिए एप्लीकेबल है, रूल 38 एप्लीकेबल है बैंकिंग कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो अब गोइंग फॉरवर्ड हमें ये ध्यान रखना है, जैसे ही पोर्टल पे ये चेंज इंप्लीमेंट हो जाएगा कि अगर कोई बैंकिंग कंपनीज को जो रिवर्सल्स करने होते हैं क्रेडिट के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो रिवर्सल करने होते हैं क्रेडिट के, उनको अब जो वो रिवर्सल है उसे रिपोर्ट करना है रूल 38। अगर हम बात करें कि ये चेंज नहीं आया होता तो हम कहाँ रिवर्सल करते, हम इसे डालते अदर्स की कैटेगरी में, पर अब इसे हमें अदर्स की कैटेगरी में नहीं डालना है। जैसे ही चेंज इंप्लीमेंट हो जाएगा हमें इसे डालना है अंडर 4B1। पहला ये चेंज हुआ। दूसरा है इनएलिजिबल आईटीसी। इनएलिजिबल आईटीसी मान लीजिए कि कंपनी है, कंपनी का रेंटा कैब का एक आईटीसी है। अब वो रेंटा कैब का आईटीसी आपको दिखाई देगा, कहाँ पे दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको टेबल 4A में। क्यों? क्योंकि टेबल 4A में तो जी हमारे पास ऑटोमेटिकली डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है।
तो अब गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे मेरे किसी भी क्लाइंट का रेंटा कैप का आईटीसी दिखाई देता है या मुझे कोई ऐसा आईटीसी दिखाई देता है जो कि इनएलिजिबल है, तो मुझे 4A में उसे एज इट इज रखे रहने देना है, मुझे 4A से उसे हटाना नहीं। 4A में वो आपका दिखाई दे गया, दैट्स इट। उसको आपको कहाँ पे जाके माइनस करना है? अगर मेरे वो आईटीसी है जो कि 17.5 के अंदर कवर्ड है, अगर ऐसे आईटीसी हैं जो कि 17.5 के अंदर कवर्ड है, तो आपको उसे रिवर्स करना है अंडर टेबल 4B1। तो 17.5 के रिवर्सल, 38 के रिवर्सल, 42 के रिवर्सल, 43 के रिवर्सल, ये 4 रिवर्सल गोइंग फॉरवर्ड मेरे जीएसटी के अंदर रिपोर्ट करे जाएंगे B1 कैटेगरी में। 38 रिवर्सल बात करेगा बैंकिंग के रिवर्सल की, 42, 43 एग्जेम्प्टेड गुड्स की, और 17.5 मेरे इनएलिजिबल आईटीसी। तो ये रिवर्सल हमारे 4B1 की कैटेगरी के अंदर गए। देन नेक्स्ट आता है कि मेरे पास 4B2 है। 4B2 क्या बात करता है? 4B2 कहता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी विच आर नॉट परमानेंट इन नेचर। इस पे भी बहुत ध्यान देना है। इस पॉइंट पे बहुत लोग आज की डेट में भी रिवर्सल नहीं करते हैं, तबकि लॉ बहुत क्लियर है कि हमें रिवर्सल करना चाहिए। 4B2 के अंदर पहले हम समझेंगे कि कौन से रिवर्सल्स की बात हुई है। बात हुई है उन रिवर्सल्स की विच आर नॉट परमानेंट इन नेचर। विच आर नॉट परमानेंट इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट परमानेंट इन नेचर एंड कैन बी रिक्लेम्ड इन फ्यूचर। मतलब कि मैं कोई ऐसा रिवर्सल आज कर दूं जो कि बाद में मैं उसे क्लेम कर सकती हूँ। तो बेसिकली 3 तरीके के ऐसे रिवर्सल्स हैं जो कि अगर हम करते हैं आज की डेट में तो उसे हम बाद में क्लेम कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे रिवर्सल्स हैं? आधे लोग तो इसके रिवर्सल करते ही नहीं। पहला रिवर्सल आता है, हमें पता है जीएसटी लॉ के अंदर ये लिखा है कि सप्लायर को बायर को सप्लायर को पेमेंट करनी है 180 डेज के अंदर। कि अगर मैंने कोई अप्रैल में परचेज करी, 1 अप्रैल को मेरा बिल है, तो मुझे उसे 30 सितंबर तक उसकी पेमेंट करनी है। अगर मैं 30 सितंबर तक उसकी पेमेंट नहीं करती तो लॉ ये कहता है कि आप उसे अक्टूबर में जाके रिवर्स कर दीजिए। अगर आप इसे अक्टूबर में रिवर्स कर देते हैं, अक्टूबर में ये जो रिवर्सल की बात है, इस रिवर्सल को कहां पर रिपोर्ट करा जाए? तो लॉ ये कहता है कि आप इस रिवर्सल को 4B1 में रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप इसे रिवर्सल को रिपोर्ट करेंगे अंडर 4B2, और दूसरा आपको इसे रिपोर्ट करना है इस पार्ट में। 4B2 में तो ये जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा D1 में। D1 में भी हम इसे रिपोर्ट करेंगे। अब इस बात को समझेंगे कि अगर मैंने इसके रिवर्सल को रिपोर्ट कर दिया तो मैं इसे रिक्लेम भी करूंगी कि भाई अगर मान लीजिए मैंने उस सप्लायर को अक्टूबर में पेमेंट नहीं करी, ठीक है जी, मैंने इसे अक्टूबर में रिवर्स कर दिया। अब अगर जनवरी में आकर हम उसको पेमेंट कर दें तो क्या हम जीएसटी का बेनिफिट तब ले सकते हैं? हम उससे बिल्कुल ले सकते हैं, पर वो जो जीएसटी का बेनिफिट है अब वो मेरे 2B में तो दिखाई देगा नहीं, तो इसका मतलब कि मेरे 4A में तो आएगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे अपने 4A में अलग से लिखना पड़ेगा, और फिर गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इनका बढ़ा हुआ आईटीसी इसलिए है क्योंकि इन्होंने पिछली अक्टूबर के रिटर्न में कुछ आईटीसी जो है वो रिपोर्ट करा था, और वो रिपोर्ट करा था अंडर कैटेगरी 4D1। तो हमें ये ध्यान रखना है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर मेरा कोई भी ऐसा आईटीसी है जो कि मैंने रिवर्स करा है, और वो रिवर्स इसलिए करा है क्योंकि वो परमानेंट नेचर का नहीं है, तो उसे मुझे 4B2 में डालें। तो एक हो गया 180 डेज, दूसरा हो गया कि मुझे गुड्स और सर्विसेज मिले ही नहीं है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि 2B पे तो मुझे दिखाई दे गया जी इतने के गुड्स मैंने परचेज करे हैं, पर अभी तक वो गुड्स मेरे पास पहुंचे नहीं है। तो सेक्शन 16(4) कहता है, सेक्शन 16(2) कहता है कि भाई आप गुड्स का आईटीसी तभी ले सकते हो जब वो गुड्स रिसीव हो जाए। तो मैंने इसका अभी आईटीसी लिया नहीं है, पर हम इसका आईटीसी हम क्या कर देंगे? इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद हम इसे नीचे रिपोर्ट कर देंगे, और फिर जैसे ही ये गुड्स आ जाएंगे हम इसे क्लेम कर लेंगे। तीसरा आता है कि भाई सर्कुलर उन्होंने ये बोला कि जी आप क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने वाला जो सप्लायर है उसने टैक्स पे नहीं करा है गवर्नमेंट को। ठीक, तो नोटिफिकेशन में ये भी लिखा था कि 4B2 के रिवर्सल में आप 16(2)C के भी रिवर्सल करेंगे। पर एक बात है जो कि हमें बहुत ध्यान रखनी है कि
ये वाली जो बात है ना कि सप्लायर ने पेमेंट नहीं करी, इसकी वजह से हम रिवर्सल करते, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि मेरा जो रिसिपिएंट है उससे तो नहीं पता चलेगा ना कि सामने वाला जो सप्लायर है उसने टैक्स पे करा भी है गवर्नमेंट को या टैक्स पे नहीं करा है। तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला नोट जो है वो ये है कि आईटीसी जो हम रिक्लेम कर रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं मतलब कि मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पर तो रिवर्स कर दिया था, ठीक है, मैंने इसे रिवर्सल तो डाल दिया था और मैंने यहाँ पे रिक्लेम में भी डाल दिया था। तो आप जब इसे रिक्लेम करोगे ना तो वो आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर दी हैं, ठीक। फिर रिवर्सल जो है 16(2)(a) का कि टैक्स इनवॉइस जो है वो मिला नहीं है, ये भी परमानेंट नेचर का नहीं है। फिर 16(2)(c) में जो रिवर्सल की बात करी गई है कि आप रिवर्सल इसलिए कर दो क्योंकि सामने वाले सप्लायर ने जो है वो पेमेंट नहीं करी है, आपके सप्लायर ने टैक्स की पेमेंट नहीं करी है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज हम प्रैक्टिकली ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि मेरा जो सप्लायर है उसने मेरे परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट टैक्स की पेमेंट करी है या टैक्स की पेमेंट नहीं करी है। नेक्स्ट आता है कि 4B2 जो है हम एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो उसे भी रिवर्सल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसने प्रीवियस टैक्स पीरियड में कोई गलत आईटीसी ले लिया था तो उसे हम 4B2 जो है उसके अंदर लिख देंगे, इसमें लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं। फिर कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें यहाँ से लेके जाने चाहिए इस टेबल के रिगार्डिंग में कि as the details of ineligible ITC under section 17(5) are being provided in table 4B, मुझे 4B के अंदर लिखना है, ठीक है। तो जैसे क्या होता था पहले मैं यहाँ पर भी रिवर्सल करती थी और मैं यहाँ पर भी रिपोर्टिंग करती थी कि अगर मेरी रेंटा कैब है तो वो दो जगह जाएगी, रिवर्सल में भी जाएगी और इनएलिजिबल आईटीसी में भी जाएगी। पर जो नया फॉर्मेट है, जो नया चेंज है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक जगह लिखना है, सिर्फ यहाँ पे रेंटा कैब का आप आईटीसी डालेंगे, रिवर्सल कर देंगे, इसे नीचे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान देना है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑफ 17(5) या फिर कोई और प्रोविजन वो आपको सिर्फ टेबल 4B में करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 17(5), सिर्फ टेबल 4B में ही रिवर्सल होगा और कहीं और पे रिपोर्टिंग नहीं होगी। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग हो रही है 4D में, गोइंग फॉरवर्ड हमें 4D में बहुत ध्यान से फिल करना है। पहला जो 4D1 होगा उसके अंदर वो फिल करेंगे जो बात करता है टेबल 4B2, मतलब जिसे हम रिक्लेम कर सकते हैं, विच इज नॉट परमानेंट इन नेचर। और यहाँ पे 4D2 जो है वो बात करेगा सेक्शन 16(4) की, मतलब कि आईटीसी विच इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई की जो प्रोविजंस है उसके अगेंस्ट। फिर इसके रिगार्डिंग में मेरे पास एक प्रैक्टिकली एग्जांपल भी है कि भाई अगर प्रैक्टिकली कोई मेरे पास केस आता है तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ड्राफ्ट करा है जिसके थ्रू हम इस चेंज को थोड़ा और बेटर तरीके से समझेंगे। तो पहले हम थोड़ा फैक्ट्स समझ लेते हैं मेरे इस एग्जांपल का कि इसके अंदर क्या क्या कहानी है। मान लीजिए कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है एबीसी मेरा मैन्युफैक्चरर है, वो दोनों चीजों में डील करता है, वो टैक्सेबल सप्लाईज में भी डील करता है और वो डील करता है एग्जेम्प्टेड गुड्स में। तो मेसर्स एबीसी इज अ मैन्युफैक्चरर और वो जो मेरा मैन्युफैक्चरर है वो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स जो है उसके अंदर डील करता है। उसने क्या करा, उसने रिसीव करे हैं इनपुट्स भी और इनपुट सर्विसेज भी जो कि मैंने इस टेबल B1 जो है इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। तो अब हम थोड़ा धीरे धीरे करके इस टेबल को समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कहानियां हैं। इसके बारे में एग्जांपल में कुछ फैक्ट्स भी हैं, उसे हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं कि भाई उसके पास इंपोर्ट ऑफ गुड्स आए हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी ये टेबल 4A है जो कि उसको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमें ये पता है कि ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कहाँ से कर रहा है, ये आपका 2B से डेटा फेच कर रहा है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स दिखाई दे गया 1 लाख रुपए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये हमें अभी भी आज की डेट में भरना पड़ता है, ये खुद से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो उसमें है 50,000 रुपए। आरसीएम में इन्होंने कितना जमा करा है, 50,000 रुपए।
आईएसडी की इनकी परचेजेस है, आईएसडी डिस्ट्रीब्यूटर से इनको आईटीसी आया है, वो आया है 50,000 रुपए, और अदर इनवर्ट सप्लाईज में 5 लाख रुपए, तो टोटल 7.5 लाख रुपए का इनका आईटीसी है, जो कि ऑटो पॉपुलेट हो रहा है और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इस एग्जाम्पल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो वो नोट डाउन भी कर ले, ताकि चीजें थोड़ी बेटर समझ में आए। पहला नोट जो है वो ये कहता है कि जो इनवर्ट सप्लाईज है रो 5 में, Messrs ABC has received goods on which ITC is barred under section 17(5). इसका मतलब कि मेरे यहाँ पर ये जो अदर इनवर्ट सप्लाईज है इसके अंदर 50,000 का ऐसा ITC है जो कि इनएलिजिबल है अंडर सेक्शन 17(5). तो पहला पॉइंट अपने को क्लियर हो गया कि भैया ये एक ऐसा ITC है विच इज इनएलिजिबल, एंड ये इनएलिजिबल ITC जो है ये 50,000 रुपए का है, जो कि मेरा 17(5) के अंदर दिखाई दे रहा है। नोट 2 कहता है आपके रिवर्सल्स होंगे, रिवर्सल 42-43 का इसके अंदर क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस एग्जांपल के कि इसके अंदर मेरे पास टैक्सेबल गुड्स भी हैं और इसके अंदर मेरे पास एग्जेम्प्टेड गुड्स भी हैं। तो मेरे पास यहाँ पर रिवर्सल हुआ है 42-43 का, और ये रिवर्सल है 75,500 इंटीग्रेटेड टैक्स, 52,000 सेंट्रल टैक्स और 52,000 स्टेट टैक्स। फिर यहाँ पर आया है कुछ एबीसी हैज नॉट रिसीव्ड सप्लाई ड्यूरिंग अप्रैल, ये मुझे अभी तक सप्लाई मिला नहीं है 10,000 का, पर मेरे जीएसटी जो 2B है उसके थ्रू उठ के ये आ रहा है। फिर आता है नोट 4 जिसके अंदर बात करी गई है रिवर्सल की, और वो रिवर्सल की इसलिए बात करी गई है क्योंकि मैंने 180 डेज के तक इसको पेमेंट नहीं करी है। फिर 10,000 का मेरा कुछ ऐसा आईटीसी है, 10,000 सीजीएसटी, 10,000 एसजीएसटी, जो कि टाइम पीरियड की वजह से डिलीनिएट हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि टाइम पीरियड जो कि पहले था 30 सितंबर अब हो गया है 30 नवंबर। अब वो जो टाइम पीरियड की वजह से गलत इनवॉइस था, अब वो तो ऊपर टेबल 4A में दिखाई नहीं देगा, वो डायरेक्टली नीचे ही आपको 4D के अंदर दिखाई देगा। तो ये 4-5 बातें हैं इस केस में। पहला 50,000 का आईटीसी, दूसरा मेरा आईटीसी जो कि 42-43 में रिवर्सल होना है, तीसरा मुझे 10,000 रुपए का इनवॉइस नहीं मिला है, चौथा कि मेरा 180 डेज में मैंने पेमेंट नहीं करी है, और लास्ट कि मेरा जो टाइम पीरियड है उसकी वजह से आईटीसी नहीं है। तो यही बातें मैंने इस एग्जांपल के अंदर रिपोर्ट करी है। जैसे कि 42-43 के अंदर हम क्या भरेंगे, जो मेरा टेबल 4B1 है उसके अंदर हम क्या भरेंगे, हम वो भरेंगे जो कि मेरे रिवर्सल्स हुए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो 42-43 का रिवर्सल लिख दिया मैंने, 52,000 एंड 75,500। दूसरा मैंने इसके अंदर अदर्स की कैटेगरी में कौन सा रिवर्सल, एक और रिवर्सल मैंने इसके अंदर लिखा है, मैंने इसके अंदर लिखा है इनएलिजिबल आईटीसी जो कि था 50,000 रुपए का। जो 50,000 रुपए वाला इनएलिजिबल आईटीसी है वो मुझे B1 में रिपोर्ट करना है, वो मुझे 4B2 में रिपोर्ट नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे को कल को रेंट अ कैब होटल पे ऑटो पॉपुलेट दिखाई देगी तो मैं 4B1 में डालू या 4B2 में डालू, तो नोटिफिकेशन कहती है कि आप उसे 4B1 में डालेंगे। उसमें 4 तरीके से आप डाल सकते हैं, 38, 42, 43 एंड 17(5). देन नेक्स्ट आता है कि अदर्स की कैटेगरी में आपने कौन कौन से आईटीसी डाले। अदर्स में आपने वो आईटीसी डाला जिसका आपको सप्लाई रिसीव ही नहीं हुआ, मेरे 2B में दिखाई दे रहा है पर अभी तक तो ये सप्लाई मुझे मिला ही नहीं। और दूसरा मैंने वो डाला क्योंकि 180 डेज का टाइम पीरियड जो है वो चला गया था, ठीक है, तो फिर वो मैंने यहाँ पर 500 और 500 के अंदर हमने ये डाला था कि हमने कंसिडरेशन जो है वो पे नहीं करी है 180 डेज के अंदर, तो 180 डेज के अंदर क्योंकि मैंने इसे पेमेंट नहीं करी तो वो मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया। तो ये मेरा निकल के आ गया मेरा नेट एलिजिबल आईटीसी। फिर उसके बाद आता है 17(5). अब ये जो हेडिंग है ये तो हमें पता है कि ये चेंज हो चुकी है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई नहीं देगा, मुझे दिखाई देगा 4B2, और 4B2 के अंदर हम क्या करेंगे 4.3F जो है इसके अंदर मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई का इनएलिजिबल आईटीसी है वो ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए का मुझे रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब उस एग्जाम्पल को जब हम न्यू रिवाइज्ड फॉर्मेट्स आ जाएंगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर, तो अब हमें अपने आईटीसी को इस तरीके से बांटना है। 4B1 के अंदर हमें क्या भरना है, सिर्फ कुछ इनएलिजिबल आईटीसी 38, 42, 43, बाकी सब जाएगा अदर्स में। और अगर मेरा कोई रिक्लेम वाला क्रेडिट है, अगर मेरा कोई रिक्लेम वाला आईटीसी होगा तो गवर्नमेंट कहती है कि अब आप मुझे वो भी बताओगे जो कि आप रिक्लेम कर रहे हो। गवर्नमेंट पहले से ही पूछवा लेगी कि क्या तुमने रिवर्सल में कोई ऐसा आईटीसी डाला है
जो कि परमानेंट नेचर का नहीं है और जिसे तुम बाद में रिक्लेम करने वाले हो, तो उसे हमें 4D1 में डालना है। और अगर मेरा कोई ऐसा आईटीसी है जो कि बिल्कुल ही इनएलिजिबल है और कारण सिर्फ एक है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई की जो प्रोविजन है अलग अलग है, तो उसे हम डाल देंगे 4D2 में। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। वेद प्रकाश गोस्वामी मथुरा, को आपका सवाल हो तो। नहीं। हेलो जी संजय भाई बात जी। हाँ यस मैम, मेरा ये क्वेश्चन है जो आप बता रहे जो मेरे टाइम बार्ड आईटीसी है जी। वो मेरे को क्यों कब रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि यदि मैं अक्टूबर में ले रहा हूँ तो मेरे सितंबर में वो आईटीसी, क्योंकि जो सेलर है उसका तो टाइम से ही आया होगा। सेलर ने जो अपने को उसमें दिखाया होगा R1 में, तो वो तो उसी टाइम दिखाया होगा। हम यदि उसे भूल गए लेना, उसी की तो बात करेंगे जो हम नेक्स्ट। नहीं सर, नहीं। यहाँ पे मेरे सप्लायर ने ही रिटर्न दिसंबर में जाके भरी है। ओके। मार्च की रिटर्न उसने दिसंबर में जाके भरी है। यानी मार्च की उसने दिसंबर में जाके भरी है, उसने वो रिटर्न मेरे फाइल की है। हाँ जी, उन्होंने लेट फाइल करी है। तो अब वो मुझे मेरे 2B में जो दिखाई देगी वो मुझे डायरेक्टली इनएलिजिबल में चली जाएगी। मैम एक चीज बताइए, यदि मेरे को उसने मार्च की रिटर्न फाइल ही करी और मुझे बिलिंग इशू कर दी, तो मैंने तो उसको क्लेम कर लिया होगा ना अपनी इनएलिजिबल में। सर आज की डेट में हम 2B के अकॉर्डिंग क्लेम कर रहे हैं ना, वो मेरे 2B में तो दिखाई ही नहीं देगा। मैं उस इनवॉइस को कहाँ फाइल करूंगा? हाँ तो अगर वो सर अगर वो 2B में मैम परचेज मेरे पास मार्च में आ गई वो जी। मेरे को गुड्स रिसीव हो गए मार्च में, मैंने उसको अकाउंट फॉर कर लिया अपने यहाँ मार्च में, मैंने पेमेंट भी कर दिया जी। उन्होंने अपना R1 नहीं फाइल किया टिल दिसंबर, आप कह रहे हैं। ओके जी। जैसे अब जो चेंजेस हो गया है कि एक पीरियड के बाद यदि नहीं फाइल कर सकते हैं तो नेक्स्ट ईयर तक तो उसे फाइल ही नहीं करने दिया जाएगा। क्वार्टरली या मंथली यदि एक दो प्रोसीडिंग्स ईयर्स के नहीं आते, अब तो जो चेंजेस आए हैं वो ये आ गए हैं ना कि सर अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं कि अगर आपने 6 महीने की रिटर्न नहीं भरी है तो आपका जीएसटी नंबर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है मैम उसकी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति अपना लास्ट मंथ का या लास्ट क्वार्टर का 3B या R1 नहीं भरता है तो पोर्टल उसको अलाउ नहीं करता है आगे फर्दर का फाइल करने के लिए। जी। ठीक है मैम। तो यदि मेरे को नॉर्मली है कि यदि उसने फाइल नहीं किया या तो 2 क्वार्टर फाइल नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। जी। ठीक है। और यदि वो फाइल कर देता तो मेरे पास ये कंडीशन किस कंडीशन में आएगी जो आप बता रही हो कि टाइम बार्ड हो जाएगी आईटीसी? क्योंकि मैं तो अपने यहाँ क्लेम कर चुका हूँ ना उससे, अपने यहाँ मैं उसको एसएचएस को कहाँ ले जाऊंगा? नहीं, आप कैसे क्लेम करेंगे जब तक वो 2B में नहीं आएगा? आपने अपनी 3B में कैसे क्लेम? मैम अपने अकाउंट्स में मैं उसे कहाँ ले जाऊँ? आप अपने अकाउंट्स में सर उसे अनक्लेम्ड आईटीसी का बैलेंस शीट में एक हेड बनाते हैं हम। क्या होता है कि जो मेरे आईटीसी हमारे 2B में नहीं दिखाई दे रहे होते, तो आज की डेट में अकाउंटिंग ये आती है कि अनक्लेम्ड आईटीसी है, मैंने उसे अभी यूज नहीं करा है, तो आपकी जो बैलेंस शीट है, जो बुक्स हैं, बुक्स के अंदर तो आपको करंट एसेट में दिख जाएगा अनक्लेम्ड आईटीसी करके। ठीक है। 3B में आपने उसे क्लेम नहीं करा है तो वो मेरा चलता रहेगा। और जैसे ही मतलब आपकी क्वेरी हो गई है सर? मतलब कुछ नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है जैसे ही वो उसने पोर्टल पे शो कर गया, यदि विद इन ए टाइम पीरियड है तो मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा अपनी क्लेम्ड आईटीसी में ट्रांसफर कर लूंगा। अदरवाइज नहीं करता हूँ, यदि नहीं करता हूँ तो फिर मेरा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक्सपेंस होगा सर, वो हमारी बुक्स में वो एक्सपेंस बन जाएगा, एज एन एक्सपेंस बुक हो जाएगा। ओके। मुकेश साहू जी, कुछ आपका सवाल है कि आपने? हेलो। यस सर। जी सर नमस्कार सर। एक क्वेश्चन था सर कि जुलाई का जो रिटर्न, जी नमस्ते सर, जुलाई का 3B रिटर्न फाइल कर रहा हूँ मैं, तो सामने वाली पार्टी ने GSTR1 टाइम से 9 तारीख को फाइल किया है, लेकिन हमारे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है बिल। GSTR1 उन्होंने फाइल नहीं करी है, उन्होंने समय पे फाइल की है, उन्होंने 9 तारीख को फाइल कर दिया, लेकिन अभी तक 2B में वो आईटी स्टोर नहीं हो रही है।
नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर टाइम से फाइल करी है तो सबके आईटीसी नहीं। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं हो रही मैम, नहीं हो रही उसमें। मैंने देखा मैंने संबंधित तो सर, अधिकारी से पूछा तो वो कह रहा है कि अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, अब उसको हम क्या कर सकते हैं। पिछले महीने में भी ऐसे ही एक पार्टी में हुआ था और इस महीने में भी इस एक पार्टी में हुआ, वो भी दूसरी फर्म थी, ये दूसरी फर्म है। हेलो, उसमें सर फिर वो इनवॉइस कौन सी आपकी जो आप कह रहे हैं कि पिछली बार भी यही हुआ था, तो क्या उनके नेक्स्ट पीरियड में रिफ्लेक्ट करा था आईटीसी पे? नहीं, जून के महीने में ऐसा ही हुआ था दूसरी फर्म में। एक जो दोनों सीमेंट के व्यापारी हैं, और इस महीने ये दूसरी फर्म में हो रहा है कि सामने वाले ने 2A समय पर फाइल किया है और 2B में नहीं आ रही, लेकिन आईटीसी जीएसटी अपन समय पर फाइल किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? वो 11 तारीख सर, वो 11 तारीख में फाइल की होगी उन्होंने, जो GST-R1 है। मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, सॉरी। जी बोलिए। 11 तारीख में सर उन्होंने आपके जहां से आप जो क्लेम कर रहे हैं ना सर, जो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो बिल आपका कहने का मतलब ये है 2A में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, 2A में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना सर। तो 2A में सर ऐसा हुआ कि 11 तारीख, अच्छा 9 तारीख में फाइल। तो सर कुछ जो बिल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं ना 2B में, सर 2B में जो बिल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कम से हाँ ऐसा हुआ है कुछ नहीं सर। 17 लाख की आईटीसी, 17 लाख की आईटीसी बिल्कुल नहीं आ रही सर। वो कुछ बिल जो है बाद में फिर 2B में शो हो गए हैं, ऐसा हुआ है। नहीं हो रहा है सर, वो 2B में नहीं आ रहा है, वो बाद ये तो समस्या है। और जो हाँ कंपोजिशन वाला वो या नहीं हुए? नहीं, अभी नहीं हो रहा है सर। मैम अभी तक मैंने देखा कि शो नहीं हो रही आईटीसी। तो इसके अंदर आप एक ग्रीवेंसी रेज कर सकते हैं, ठीक है। जीएसटी एक बार इनके वहां पे हेल्प डेस्क पे बात करके आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप हेल्प डेस्क पे एक बार बात कर लेंगे और फिर इसके बाद 1 महीने का आप वेट कर लीजिए। अगर मार्च तक का कोई इनवॉइस है तो उसे तो आप अपने रिटर्न में फिर क्लेम कर ही लीजिए। फिर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी, मैंने ऊपर भी बात की है, लेकिन वहां से संतोषजनक, हेलो मैम, संतोषजनक कोई जवाब ही नहीं मिला। मैं क्या बताऊं इसमें? अगर सर टाइम है तो आप अभी रुक जाइए। अगर मतलब जैसे लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड में ये कवर नहीं होता है तो आप इसे अभी क्लेम मत करिए। मतलब 1 महीना कुछ टाइम आप वेट कर लीजिए कि क्या पता वो रिफ्लेक्ट कर जाए, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो 9 तारीख को फाइल कर रहे हैं तो मेजोरिटी केसेस में आ रहे हैं। आप ये जरूर देख लीजिएगा, 2 चीजें होती हैं, सबमिटेड एंड फाइल्ड। तो आपको जो 2A में दिखाई दे रहा है, जो आप कह रहे हैं कि 9 जुलाई है, तो वो सबमिटेड है या वो फाइल्ड है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जब हमने अपना इनवॉइस कर दिया तो उसमें स्टेटस फाइल्ड आ रहा है। फाइल की स्टेटस अगर फाइल आ रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, और अगर नहीं होता है तो आप इसे क्लेम कर लीजिए। कल को अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आपके पास स्क्रीनशॉट सेव होना चाहिए। ये कह रहे मैम, जैसे मान लो मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि 17 लाख का मामला है, व्यापारी कह रहा मैं नहीं भरूंगा। आप सर ग्रीवेंस डेस्क पे अगर आप बात कर चुके हैं और आपको पता है कि फाइल्ड है स्टेटस, ठीक है, आप सबके स्क्रीनशॉट सेव करके आप इसको क्लेम कर लीजिए। कल को अगर कोई क्वेरी भी आती है कि आपका 2B में इतना आईटीसी नहीं आ रहा है, तो आपके पास सारे जवाब रेडी हैं कि हमारे पास 2A जो है वो उसमें फाइल दिखा रहा था, हमने ग्रीवेंस रेज करी थी, हमारे पास कोई रिप्लाई आया नहीं था। और तीसरा, आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने पोर्टल पे देख लिया था कि इट इज फाइल्ड। आपके 2A में भी स्टेटस फाइल्ड आ रहा है। जी आ रहा है मैम, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया उसका। हाँ, तो आप सर सेव करके क्लेम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उपदेश जी बोलिए। थैंक यू। उपदेश जी बोलिए, मुरादाबाद। उपदेश जी, आपने अपना माइक्रोफोन अनम्यूट किया था, बोलिए, बताइए क्या सवाल है? ठीक है, थैंक यू सर, हो गया सर। हेलो अजय बोथरा जी, आपने कराया हैंड रेज किया? अभी हो गया सर। सर मैं गलती से उठ गया था। अच्छा, संजय भाई, आपका कुछ सवाल है क्या? नहीं, मेरा सवाल नहीं था सर। इसी मैटर्स में मैं ये बताना चाह रहा था सर कि ये पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं सर, कि यदि कोई भी बंदा 5 या 6 तारीख तक अपना रिटर्न फाइल कर देता है R1,
11 से पहले, तो वो डाटा सर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है मेजर केसेस में, मगर वो ये हो रहा है सर 3 या 4 महीने में आ जाता है, या तो उस क्वार्टर एंडिंग में आ जाता है या नेक्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग में वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। उस कंडीशन में हम लोग तो ये कर रहे हैं कि सर यदि हमें पार्टी के R1 में शो हो रहा है, उसने फाइल किया, तो हम उस ग्राउंड पे ले रहे हैं। जो मैम ने बताया यही किया है कि हमने स्क्रीनशॉट लेके उसको हम क्लेम कर लेते हैं क्वालिटी, ये बताना चाह रहा था। ठीक है, थैंक यू। प्रियंक भारद्वाज जी, कुछ आपका सवाल है? हाँ, मेरा सवाल तो नहीं है सर, लेकिन जब ये डिस्कशन हो रहा था तो उसमें क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी सर, तो 11 मेरे साथ सर मतलब 1-2 बिल में ऐसा हुआ एक पार्टी के कि उन्होंने 11 तारीख में अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी, तो 2A में वो शो हो रहा था बिल, लेकिन 2B में वो जनरेट नहीं हो रहा था। मैंने 2-3 बार कोशिश करी, लेकिन ऐसा भी हुआ कि वो 16 तारीख में जब मैं अपनी 3B फाइल कर रहा था तब तो शो नहीं हो रहा था, लेकिन 18 तारीख में या 19 तारीख में जब मैंने 3B फाइल की तो वो शो हो गया, ऐसा भी हुआ है। तो पोर्टल बहुत मतलब ऐसी गलतियां तो पोर्टल में हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि 2A में बिल है, हम क्लेम ले सकते हैं, लेकिन 2B में वो जनरेट नहीं हो रहा, तो इसलिए कई बार हमें ना तो पता चला वो बिल छूट गया तो आगे हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम तो उसका क्लेम ये देख के कि वो 2A में टाइम से रिटर्न फाइल है, हम ले रहे हैं। ठीक है, नवनीत कुमार आगे यदि वो कभी शो होगा तो उसे नहीं लेंगे सर। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जिन मामलों में 2B में नहीं आ रहा है, उनमें अगर बाहर तो फिगर आती है 0.0, जब उसको क्लिक करते हैं तो अंदर बिल वाइज आती है, तो हम लोग उसका प्रिंट निकालते हैं, ग्रीवेंस बुक करते हैं और IDC ले लेते हैं। ठीक सर, क्लियर है सर? जी, मतलब 2B में बाहर नहीं आती है, 2B में अंदर आ जाती है बिल वाइज डिटेल, और हम लोग वहां से उसका प्रिंट लेके उसको करते हैं। ठीक सर। चिराग गुप्ता जी, बागपत, आपका कुछ हो? अखिलेश जी, ललितपुर। आनंद वार्षणी, चंदौसी। जावेद रशीद साहब। सर मैडम ने एक बात क्लियर कर दी, बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। ठीक है मैडम, चलें फिलहाल। मैम आगे चलें। हाँ जी सर। जी ठीक है, तो ये हमारे चेंजेस थे 3B के। इसके साथ साथ मैं एक एडवाइजरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, इशू हुई है, एंड ये इशू हुई है हमारी एडवाइजरी फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज। ये एडवाइजरी किस टेबल के बारे में बात करती है? ये एडवाइजरी बात करती है हमारे इंटरस्टेट सप्लाईज के लिए। बेसिकली इसके अंदर अगर हम देखेंगे, ये स्क्रीन शेयरिंग से चली गई, आ रही स्क्रीन आ रही है मैम? नहीं सर, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रही है। एक सेकंड, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड, शायद मेरे एंड पे। एक सेकंड सर, PDF को क्या हुआ? जी आ गई। हाँ जी सर। यहाँ पे ये हमारे पास टेबल मैं एक बार दिखा देती हूँ जिसके लिए एडवाइजरी इशू हुई है। हमारे पास ये टेबल है, टेबल 3.2, जिसके अंदर बेसिकली हम इंटरस्टेट सप्लाईज या फिर कंपोजिशन जो टैक्सेबल पर्सन्स होते हैं या जो यूआईएन होल्डर्स होते हैं, उनके लिए चेंज जो है वो लाया गया था। उनके लिए उनके इंटरस्टेट सप्लाईज जो होते हैं उनको रिपोर्ट करा जाता है। तो बेसिकली इस टेबल के अंदर उन्होंने क्या बात करी है, एक एडवाइजरी इशू करी है जो कि क्या कहती है, यहाँ पे सर्कुलर आया था हमारा CBIC का 6 जुलाई 2022 को, जिसने ये एडवाइजरी दी है कि जब हम ये टेबल 3.2 फिल करते हैं
तो हमें इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि आज की डेट में भी, क्योंकि इससे टेबल 3.2 से हमारे GSTR 3B का जो टैक्स की पेमेंट है वो इम्पैक्ट नहीं होती है। दिस टेबल इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। तो इस टेबल के अंदर गवर्नमेंट को पता चला था कि जो डेटा है वो करेक्ट फिल नहीं करा जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने ये सर्कुलर निकाला है। उन्होंने ये बेसिकली एडवाइजरी इशू करी है जिसके थ्रू उन्होंने ये कहा है कि टेबल 3.2 में हमें वो सारे सप्लाईज रिपोर्ट करने हैं जो कि हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, एंड हमें उन अनरजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाईज के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसे बहुत ध्यान से भरना है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी B2C सेल हो रही है वो हुई तो मेरी हिमाचल के कस्टमर को है, पर मैं उसमें सप्लाई जो है प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका भर दूं या कोई और स्टेट भर दूं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन की सेल भर रहे हैं, सेक्शन 10 के पर्सन की सेल भर रहे हैं, यूआईएन होल्डर्स को सेल भर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके तीनों लोग कवर होते हैं, तो फिर इसके अंदर भी हमें इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो बहुत ध्यान से देखनी है। और जिसके लिए हम GSTR 1 के अंदर जो मैंने टेबल 4A, 4C एंड 9 ये तीनों टेबल से डेटा कैप्चर होता है, तो मैंने अगर डेटा यहाँ से उठाया है तो ये हम अपने 3B के अंदर मेरा जो डेटा है वो मैच करना चाहिए, रजिस्टर्ड का भी अनरजिस्टर्ड का भी। तो बेसिकली वो क्या एडवाइस कर रहे हैं कि भाई जब आप अपनी 3B फाइल करते हो तो टेबल 3.2 के अंदर जो मेरा कस्टमर डेटाबेस है उसको प्रॉपरली हमें कंपाइल करना है और उसके अंदर हमें स्टेट वाइज जो है वो ध्यान से डेटे को अकोमोडेट करना है। तो ये सारे चेंजेस थे हमारे 3B से रिलेटेड। 3B के अंदर टेबल 3.1, 3.2 एंड आपकी लास्ट जो एडवाइजरी थी। यहाँ पे मैं थोड़े छोटे चेंजेस कवर करना चाहूंगी। ये चेंजेस है रिफंड से रिलेटेड, ऑल्दो इसके अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा आए थे, बट ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम मैं सारे चेंजेस तो नहीं कवर कर सकती हूँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि हमें इम्पैक्ट करेंगे, हमारे मेजर क्लाइंट्स पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा हमें समझने की जरूरत है, इससे हम डिस्कस करते हैं। ये एक चेंज आया है मेरे रिफंड के फॉर्मूले में, जो कि रिफंड का फॉर्मूला कौन सा है, रिफंड का फॉर्मूला है 89.5 में जो हमारा रिफंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसके अंदर हम रिफंड क्लेम करते हैं, और वो क्लेम रिफंड की बात हो रही है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। तो अगर हम किसी भी क्लाइंट की रिफंड्स फाइल करते हैं एंड दैट रिफंड इज ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कि हमने क्या करा है कि भाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो हमने उसे ITC का रिफंड दिलवा रहे हैं, ठीक। अगर हम उसे ITC का रिफंड दिलवा रहे हैं तो पहले जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था कि रिफंड विल बी कि आपकी जो टर्नओवर है इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, उसे हम प्रोपोर्शनेट कर देते थे नेट ITC से, डिवाइड कर देते थे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से, और मल्टीप्लाई कर देते थे इन्वर्टेड सप्लाईज जो मेरी गुड्स एंड सर्विसेज की हुई है, टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड सप्लाईज। अब इसमें एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नेट ITC की डेफिनेशन में हमारा कौन सा ITC कवर होता था। गवर्नमेंट ने ये हमारी एक जजमेंट आई हुई है और ये अमेंडमेंट भी हो गई थी, जिसके अंदर बस ये बोला गया था कि यहाँ पर जो रिफंड मिलेगा वो सिर्फ इनपुट्स का मिलेगा। आपको इनपुट सर्विसेज का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर मेरी कोई भी परचेजेस है विच आर इन द कैटेगरी ऑफ इनपुट सर्विसेज, विच आर इन द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गुड्स, तो हम उसका रिफंड जो है उसे क्लेम नहीं कर सकते। तो अमेंडमेंट के बाद उन्होंने क्या बोला, बेसिकली इशू क्या आ रहा था पहले हम उसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे जब आप ITC क्लेम करने की बात करते हो तो आप कहते हो जी नेट ITC एंड ITC देंगे हम सिर्फ इनपुट्स का, ठीक है, रिफंड हम देंगे सिर्फ आपको इनपुट्स का। पर जब आप इसमें से टैक्स पेबल माइनस करवाते हो तो आप टैक्स पेबल दोनों का माइनस कर, गुड्स का भी माइनस करवा रहे हो, जो मैंने गुड्स पे करा और जो मैंने सर्विसेज पे करा आप उसको भी माइनस करवा रहे हो। तो दिस वाज द डिस्पैरिटी इन दिस फॉर्मूला। इस डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए बेसिकली एक अमेंडमेंट आई, एंड इन दिस अमेंडमेंट दे सेड कि भाई जो हमारे इन्वर्टेड गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं ये फॉर्मूला यहाँ तक सेम रहा, बाद में सेकेंड लेग जो है इस फॉर्मूले का इसे चेंज कर दिया गया। उन्होंने क्या कहा कि अगर टैक्स पेबल आप माइनस करना है ना तो टैक्स पेबल में से भी माइनस सिर्फ उतना ही पार्ट करेंगे विच इज जो कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, कि अगर आगे आप गुड्स और सर्विसेज लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आप नेट ITC को डिवाइड कर दोगे ITC ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज पे। तब अगर हम किसी भी क्लाइंट का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड फाइल कर रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हम उसमें इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों चीजें को प्रोपोर्शनेट करके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरी रिफंड कैलकुलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट हो जाती है कि मेरा एक क्लाइंट है जिसकी टर्नओवर है 5 लाख रुपए, उसने टैक्स दिया 25,000 रुपए, उसका ITC रखा है इनपुट्स पे और इनपुट सर्विसेज पे टोटल 1,40,000 रुपए।
अब हमें पता है कि उसको रिफंड पहले कितना मिलता, अगर वो पहले वाला फॉर्मूला लगाता तो वो टोटल 25,000 रुपए अपनी आउटपुट लायबिलिटी में से माइनस कर देता, तो उसका रिफंड बैठता 75,000। बट अगर अब वो नया फॉर्मूला लगाएगा तो नए फॉर्मूले के अंदर उसका रिफंड अमाउंट इंक्रीज हो गया है एंड नाउ रिफंड अमाउंट इज 82,142। ये रिफंड अमाउंट इंक्रीज क्यों हुआ है? ये रिफंड अमाउंट इंक्रीज हुआ है बिकॉज मेरा एक चेंज लाया गया है जिसके अंदर ये कहा है कि अगर आप आईटीसी को प्रपोर्शनेट कर रहे हो तो यहाँ पे आप जब टैक्स पेबल कैलकुलेट करोगे तो उसमें से भी उसे प्रपोर्शनेट करो, उसमें से भी जो इनपुट सर्विस वाला कंपोनेंट है उसको रिमूव करो। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी काफी फेमस जजमेंट है बीकेसी फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके कारण मेरा ये पूरा रिफंड फॉर्मूला जो था इसको चेंज कर दिया गया था। एंड ये एक रिफंड का चेंज जो है ये बहुत सारे एसएससीज के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज इससे हमारे रिफंड का जो क्वांटम है वो इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उन्होंने जब ये बीकेसी फुटवेयर का जजमेंट चल रहा था तो इसे नोट करा गया था एंड उन्होंने ये डिस्पैरिटी या नॉर्मली जो थी इस फॉर्मूले में इसे नोटिस करा था एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बोला कि जो सेकेंड लेग ऑफ द फॉर्मूला है जिसके अंदर आउटपुट पेबल को माइनस करने की बात हो रही है उसमें से इनपुट गुड्स और सर्विसेज जो पेबल है उसे भी प्रोपोर्शनेट करा जाए गुड्स और सर्विसेज के केस में। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चेंज आया था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में ही, ये क्लैरिफिकेशन इशू हुई थी। क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। था क्या कि बेसिकली एक सर्कुलर आया जिसकी वजह से इंडस्ट्री में काफी इश्यूज भी उठे। ये एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर ये बोला गया था कि इनपुट एंड आउटपुट सप्लाईज अगर सेम है, डिफरेंट रेट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप उसका रिफंड जो है उसे क्लेम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में हम एक चीज लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास डायमंड्स है, कट एंड पॉलिश डायमंड्स है, विद इफेक्ट फ्रॉम 25 जनवरी उनमें एक टैक्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। मान लीजिए पहले जो था इनका रेट था 3%, 25 जनवरी के इफेक्ट से इनका रेट कर दिया गया 0.25%। अब होगा क्या कि हमारे जो सप्लायर्स होंगे उन्होंने जब परचेज करा होगा वो इनपुट, तो परचेज करा होगा एट द रेट ऑफ 3%, बट देन जब वो उसे सेल करने जाएंगे तो रेट हो जाएगा 0.25%। अब देयर इज अ रिडक्शन इन रेट। अब इस रिडक्शन इन रेट की वजह से दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड आईटीसी। अब ये सर्कुलर जो है, ये सर्कुलर कह रहा है कि अगर आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्रिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि रेट चेंज है तो आप उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? ये बात ध्यान देने की है, ये बात कह रहा है सर्कुलर। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे ऊपर सर्कुलर कितना इफेक्टिव है। तो बेसिकली इसका इफेक्ट क्या था कि अगर मेरे ट्रेडर्स जो कि परचेज कर रहे हैं इनपुट हायर रेट पे और सेल कर रहे हैं लोअर रेट पे, क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो फिर वो रिफंड फाइल नहीं कर सकते एज पर दिस सर्कुलर अंडर सेक्शन 5432। बट अमेंडमेंट एक लाई गई। अमेंडमेंट क्या लाई गई? अमेंडमेंट लाई गई कि सर्कुलर नंबर ये जो है इसने कहा कि कुछ केसेस में that in cases where rate of output supply is less than rate of tax on inputs at same point of time because supplier is under concessional notification, कि कोई कंसेशनल नोटिफिकेशन आ गई, ये नहीं रेट चेंज। सर्कुलर के अंदर अमेंडमेंट थी सिर्फ कंसेशनल नोटिफिकेशन के लिए, तो आप रिफंड को फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर मेरी कंसेशनल नोटिफिकेशन वाला क्लाइंट नहीं है तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर कहता है कि आप रिफंड फाइल नहीं कर सकते। अमेंडमेंट ये कहती है कि अगर कंसेशनल रेट नोटिफिकेशन है तो रिफंड फाइल कर लो। लॉ क्या कहता है हमें उसे समझना है और ये सर्कुलर हमारे पे कितना बाइंडिंग है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैं आपको ये सेक्शन 54 बना दूं। सेक्शन 54 के अंदर कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी है, कहीं पे भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ उसके अंदर जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो सेम होना चाहिए। ये चीज सेक्शन 54 कहीं पे भी नहीं कहता है। ये सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ है बिकॉज ऑफ टैक्स रेट ऑन इनपुट हायर देन टैक्स रेट ऑन आउटपुट तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है, रेट ऑफ इनपुट है और जो आउटपुट है वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे होने चाहिए, ये बात नहीं कही गई। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब हम क्या करें, हम रिफंड फाइल करें या नहीं करें, बिकॉज सर्कुलर तो कहता है कि आप रिफंड फाइल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फेमस जजमेंट्स हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि कल को अगर हमारे पास कोई भी ऐसा केस आता है
तो हम ये कहेंगे कि ये जो सर्कुलर है ये हमारे पे पेंडिंग नहीं है, इसमें आपकी ये जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की इन द केस ऑफ कमिश्नर वर्सेस मिनरल रॉक फाइबर लिमिटेड, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि हमारा ये सर्कुलर ना ही सीबीआईसी और ना ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों पे बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससीज और नॉट बाइंडिंग ऑन द टैक्स पेयर्स। दूसरा एक और जजमेंट मैं कोट करना चाहूंगी, सर्कुलर्स जो है वो कॉन्ट्ररी टू लॉ नहीं हो सकते। यहाँ पे सेक्शन 54 के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा था कि आपको सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इनपुट और आउटपुट के रेट को चेक करा जाएगा तब की। तो बेसिकली हम इसके अंदर ये एक और प्ली ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है जिसके अंदर ये बोला गया है कि द सर्कुलर कैन नॉट बी कॉन्ट्ररी टू लॉ। ये जो ऊपर सर्कुलर आया है दिस इज कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 54। सो बेसिकली ये सर्कुलर हमारे पे बाइंडिंग नहीं बनेगा, दिस इज नॉट करेक्ट। देन एक और सर्कुलर, एक और जुडिशियल प्रेसिडेंस जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये कोई कंडीशन जो कि लॉ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती उसको सर्कुलर इम्पोज नहीं कर सकता। बेसिकली सर्कुलर ने कंडीशन इम्पोज करी कि मेरे इनपुट और आउटपुट की जो रेट चेंज की बात हो रही है, रेट हो रहा है वो सेम पॉइंट पे देखना चाहिए। तो मेरे पास ये जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया की, इसके अंदर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई कंडीशन लॉ में एग्जिस्ट नहीं करती तो सर्कुलर कोई नई कंडीशन को इम्पोज नहीं कर सकता। चौथा आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकती, तो हम ये सुप्रीम कोर्ट की ये वाली जजमेंट भी कोट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी जजमेंट्स हैं। तो ये एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर से एसएससीज को काफी दिक्कत हो रही थी कि अभी भी सिर्फ कंसेशनल नोटिफिकेशन के लिए लाए हैं, बट हम अभी भी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसके अंदर रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे इन पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे रिफंड के एंड 3B के। तो आपकी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने रिटर्न्स की तो सारी क्वेरीज कवर कर ली हैं, आई होप। सो रिफंड के इन दोनों पॉइंट्स में किसी की कोई क्वेरी? अतुल पांडे जी, दिवाकर शर्मा जी। हेलो हेलो जी बोलिए। मैम एक क्वेरी मेरी ये थी, जैसे मैम आपने कहा कि हमको आईटीसी 2B के अनुसार लेनी है। अब मैम होता क्या है कि मैं आपकी आवाज थोड़ी हिल रही है। हेलो हाँ तो पांडे जी आपकी आवाज थोड़ा गूंज रही है। सर मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। बसंतलाल जी आप बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। पार्टी ने जो है वैट के समय जो है ट्रांसफंड फाइल नहीं किया था। हेलो जी सुन रही है मैडम, सुन रही सर आप बसंतलाल जी आपके माइक्रोफोन में कहीं प्रॉब्लम है या नेटवर्क नहीं आ रहा आपके यहाँ? सर आप टाइप कर दीजिए अपनी क्वेरी एक बार, मैं आप टाइप कर दीजिए, मैं वहां से पढ़ के कर सकती हूँ। नवीद सर मैं पीपीटी बिल्कुल शेयर कर दूंगी, मैं हर्ष सर को शेयर कर दूंगी, वो सबको फॉरवर्ड कर देंगे। सहयोग सर मैं फॉरवर्ड कर दूंगी पीपीटी। ललित जी कोई आपका सवाल हो? ललित कुमार, वेद प्रकाश गोस्वामी मथुरा। हेलो जी बोलिए। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ मैम, जैसा कि आपने कहा था कि हमको आईटीसी 2B के अनुसार लेनी है जी। होता क्या है कि मैम बहुत मेरे पास बिल मौजूद होते हैं और पार्टी बिल का अपलोडिंग नहीं करती विद इन ड्यू टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने 2B के अनुसार आईटीसी क्लेम कर ली। अब मैम होता क्या है कि जो व्यापारी होते हैं, डीलर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो बाद में बिल को अपलोड करते हैं। अब मैं ऐसी स्थिति में 2A में और मेरी आईटीसी में डिफरेंस आ जाता है। ऑफिसर्स मैम नोटिस भेजते हैं कि आपके 2A में और क्लेम्ड आईटीसी में आपका डिफरेंस है। तो मैं काफी ज्यादा नोटिस आ रहे हैं। अब मैं 2B के अनुसार आईटीसी क्लेम करूं या 2A के अनुसार आईटीसी क्लेम करूं? सर इसके अंदर 1 जनवरी 2022 से तो स्ट्रिक्टली हमें यही रूल फॉलो करना है कि अगर 2B में नहीं आ रहा है तो मुझे आईटीसी नहीं लेना है, ठीक है।
वो केस अलग है कि 2A में आ रहा है और 2B में नहीं आ रहा है। अगर मतलब उन्होंने फाइल कर दिया तो आप ले लीजिए, वो तो सिचुएशन अलग हो गई। पर अगर उन्होंने फाइल ही नहीं करी है तो आप उसे क्लेम नहीं करेंगे, पहली बात ये। तो अब इस केस में करेंगे क्या, बिकॉज क्लाइंट ये बोलेगा जी मेरा तो इतना पैसा अटक गया ये वो, तो हमें क्लाइंट को समझाना है कि लॉ यही है। और दूसरा, वो अपने सप्लायर से फॉलो अप लें, वो उनकी पेमेंट ना करे, वो उनकी पूरी पेमेंट ना करे। आपको अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना पड़ेगा कि जो जीएसटी वाला पार्ट है उसकी पेमेंट अभी मत करो, आने वाले टाइम में भी जीएसटी वाले पार्ट की पेमेंट मत करो। कि अगर आपको पता चल जाता है, क्लाइंट्स को भी पता होता है कि ये मेरा सप्लायर है, ये नहीं चढ़ाएगा, ये टाइम से नहीं करेगा, तो आप उसकी पेमेंट मत करिए। तो हमें अपना ये थंब रूल फॉलो करना है कि जब 2B में आएगा तभी उसे रिटर्न में लेना है। क्लाइंट को बता देना है कि देखिए डेटा जो है वो 14 तारीख को रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो आपको ये बोलना है कि देखो अभी जो है आपका इतना आईटीसी नहीं दिखा रहा है, तो आप आज से ही क्लाइंट को फॉलो अप करना शुरू कर दो, अपने सप्लायर को फॉलो अप करना शुरू कर दो कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, और आप उसकी पेमेंट अभी आईटीसी वाले पार्ट की मत करो। तो बट रूल आपको एज अ कंसल्टेंट यही फॉलो करना है, चाहे क्लाइंट कुछ भी बोले, बिकॉज नोटिस आ रहे हैं। तो आपको क्लाइंट को समझाना ही पड़ेगा कि हम इसे इस तरीके से नहीं कर सकते, हम 1 महीने बाद इसे क्लेम कर लेंगे। नहीं मैम, आप तो ये तो एंड हो गया, क्लाइंट एंड हो गया। मैम मेरा कहना मतलब ये है कि ऑफिसर्स नोटिस भेज रहे हैं कि आपके 2A में और आपके 3B में आईटीसी का डिफरेंस है, जबकि मैम मैंने जो आईटीसी क्लेम की है एज पर 2B क्लेम की है। फॉर एग्जांपल मैम मैंने एक 3B फाइल किया, उसमें पार्टी के द्वारा कोई भी फाइल नहीं किए गए थे, आईटीसी 00 थी, मेरे पास भी मौजूद थे, मैंने मैम आईटीसी क्लेम नहीं की, 3B फाइल कर दिया। उसके ऑफिसर नोटिस भेजता है कि आपके 2A बिल शो हो रहे हैं, पार्टी ने बाद में बिल अपलोड कर दिए, ऑफिसर्स कह रहा है कि आपके 2A बिल शो हो रहे हैं, उन्होंने SMT 010 में नोटिस भेज दिए हैं। अब ऐसी कंडीशन में ऑफिसर को सेटिस्फाइड कैसे करूं मैम? सर इसके अंदर 2A के अंदर डेट आती है कि उन्होंने 2A जो है वो आपका रियल टाइम बेसिस पे अपलोड होगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे कि उसकी फाइलिंग डेट को पकड़ के चलेंगे। आप उन्हें ये बताएंगे जी आप ये देखो मेरी 2B कब फाइल हुई, जब 2B जिस दिन फाइल हुई उस दिन आपको वो क्या मेरे 2A में इनवॉइसेस दिखाई दे रहे थे? नहीं दिखाई दे रहे थे। आपको 2A के ऊपर डेट का फिल्टर लगाना है, ठीक है। जिन जिन वेंडर्स के लिए वो बोल रहे हैं उनकी फाइलिंग डेट पकड़नी है और आपको अपनी 2B की डेट पकड़नी है। आप कहोगे कि जी मेरी 2B इस डेट पे फाइल हुई है, इन वेंडर्स ने तो ये अपलोड ही नहीं करा था, ये मेरे 2A में बाद में जाके रिफ्लेक्ट करें। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपकी कंट्रोल में फाइलिंग डेट है, तो आप फाइलिंग डेट को पकड़ के जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने 2B में इसलिए नहीं लिया है बिकॉज ऑन दैट डेट दिस वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन माय 2B, बिकॉज इनकी डेट इन्होंने फाइल ही बाद में करा है। तो मेरे जब 2B में आ ही नहीं रहा तो मैं इसे क्लेम कैसे करूं? 2A तो आपका रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है, कोई 2 साल बाद अपनी रिटर्न करेगा तो भी उसका दिखाई दे जाएगा, वो तो कोई वो ही नहीं है ना। हम 2A को तो पकड़ के उस तरीके से चल ही नहीं सकते। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सौमिन रॉय, राउरकेला, उड़ीसा। सौमिन बोलिए। नमस्कार सर, बोलिए, सब अपने सवाल पूछिए। मैडम मेरा एक सवाल था, ये हमारे कैंडल व्यापारी है वो मैडम 18% में वैक्स खरीदता है और जब वो कैंडल बना के उसको बेच रहा है वो 12% में बेच रहा है जी। तो ये 6% का जो डिफरेंस है ये वाला हम लोग रिफंड क्लेम कर सकते हैं? सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं आपको भेज दूंगी आपके गुड्स को चेक करके एक बार, ठीक है। उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, तो अगर वो हमारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होंगे तो हम जरूर उसमें कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैडम वो बोल रहे हैं कि मेरे बाकी डीलर्स ऐसे कर रहे हैं कि वो 6% हमें, नहीं तो मेरे को लॉस हो जा रहा है, मार्केट में मेरे रेट में गलत हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है, मैं वो चीज एक बार क्लियर होऊंगा कि वो हम लोग 6% रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या? और अगर कर सकते हैं तो किसके ऊपर कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं? नहीं, बेसिस में तो हम आईटीसी का ही क्लेम करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर वो कंडीशंस होती हैं कुछ कुछ और गुड्स की भी होती हैं, तो वो एक बार आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, तो मैं आपको एक बार कंडीशंस और वो सब बता दूंगी। देन हम उस पे मैं देख सकते हैं कि उनका फाइल कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर रेट चेंज है तो आपका जो नंबर यहाँ फ्लैक्ट हो रहा है उसी पे मैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैडम। ओके सर। जावेद रशीद साहब, बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम से कि अगर हमारी अपोजिट पार्टी ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रही है अपनी GSTR 1 तो और वो अमाउंट ज्यादा है, मतलब हमारा टैक्स का अमाउंट ज्यादा है, तो क्या हम उसके खिलाफ कुछ एक्शन मतलब कैसे, क्योंकि
पार्टी तो ये कहती है हमारा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, हम दोबारा टैक्स देंगे, हमारा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या उसकी रेमेडी है कुछ? सर इसके अंदर रेमेडी में हम उनकी पेमेंट ही रोक सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हम इसके अलावा, बिकॉज लॉ ये कहता है कि आप आईटीसी नहीं लोगे, और यही इसलिए बनाया गया है ताकि जो बायर्स हैं वो सप्लायर्स को पुश करें कि तुम टैक्स पे करो, तुम टैक्स पे करो। मतलब मैकेनिज्म ही कुछ इस तरीके से बनाया गया है। कल को अगर आप आईटीसी को क्लेम भी कर देते हो या फिर आप कंप्लेन ड्रॉप कर देते हो, मतलब एज पर लॉ ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि हम उस तरीके से कर सकें। ज्यादा से ज्यादा भी हम उसका क्लाइंट्स की पेमेंट्स उतने पार्ट की नहीं देते हैं जिनका पता है कि वो गड़बड़ कर सकते हैं, तो उनकी पेमेंट तभी करी जाती है जब जीएसटी पे हो जाता है। मैम ये काम जो है बड़ी बड़ी कंपनीज तो कर लेती हैं, लेकिन जो छोटे डीलर्स हैं वो बड़ी कंपनी का पैसा नहीं रोक सकते हैं। जैसे अमेजोन हो गई, वो जैसे अमेजोन हो गई एक फॉर एग्जांपल, वो इतनी बड़ी कंपनी हो के 12 तारीख को अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर रही है, और हमारी जो आईटीसी है वो 1-2 लाख रुपए होती है। तो अब कैसे हम कैपिटल कहाँ से लाएंगे जो और ज्यादा लगे? दूसरा ये तो चलिए एक वैसी प्रॉब्लम है। मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए किसी मंथ में हमारी अनरजिस्टर्ड रिटर्न है, सिर्फ हमारी अनरजिस्टर्ड सेल रिटर्न है, और उस महीने में हमारी सेल कुछ नहीं है उस स्टेट में अनरजिस्टर्ड, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उसको सर हम नेक्स्ट मंथ में जिसमें हमारी सेल होती है ना, उसी में करते हैं। मतलब उसे हम उस मैंने क्या किया, उसको मार्च तक ले गया मैं, लेकिन उस साल में जो है हमारी उस स्टेट की सेल ही नहीं हुई। तो अगर आपकी मार्च में नहीं हुई तो सर फिर आप अप्रैल में लेके जाइए, मतलब नेक्स्ट ईयर में कवर करिए, बिकॉज आप माइनस में तो रिपोर्ट कर ही नहीं सकते और ना आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, तो वो एक आपका रिकंसिलेशन आइटम खड़ा हो जाएगा। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है उसके अंदर कि भाई हम नहीं, माइनस का सर कोई ऑप्शन नहीं है एज ऑन डेट। अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि पोर्टल आपको माइनस में B2C की फिगर एक्सेप्ट करने दे, तो एज ऑन डेट नहीं है। क्योंकि जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं उनकी सेल जो है वो मैच होती है टीसीएस से, हम टीसीएस से मैच करके करते हैं ऑडिट। अब वहां फिर डिफरेंस आता है, वो या तो हमारी सेल बढ़ जाएगी किसी मंथ में, या किसी मंथ में जो है वो घट जाएगी, और वो जो फ्लक्चुएशन है, ये जो फ्लक्चुएशन है ये आता रहता है, हर महीने आता है ऐसा लगभग। वो तो आएगा ही सर, ई कॉमर्स में तो आता ही है कि मेरे पास B2C का रिटर्न ज्यादा होगा और मेरे पास सप्लाई इतनी होगी नहीं, वो आएगी। थैंक यू मैम। मनोज काबरा जी, मनोज काबरा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, पूछिए सवाल अपना। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, बोलिए। आइए, इसमें अपना ये जो आईटीसी क्लेम करने वाला 2A वाला है, वो तो अपना रूल में है, एक्ट में तो नहीं किया उन्होंने कोई अमेंडमेंट अभी, तो रूल क्या एक्ट के ऊपर ओवरराइड कर सकता है? पर उसके अंदर सर एक्ट के अंदर तो ये लिखा है ना, एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स। हाँ, तो सर वो तो जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हर चीज तो वो एक्ट में नहीं लिखेंगे, रूल्स को उन्होंने काफी क्लियर कर दिया, एक्ट में वो लिख रहे हैं कि आपको रूल्स के अंदर बताया जाएगा। ने अपना वो पहले जो भेट के पीरियड में एराइज इंडिया का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट वाला, तो वो हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं क्या इसको अभी भी? सर अराइज इंडिया कैसे, मुझे जजमेंट तो नहीं पता है, उनके फैक्ट्स देख के मैं आपको बता सकती हूँ कि वो इसके अंदर हम कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि उसमें वो पोर्टल पे नहीं दिखता था उसको आईटीसी, तो उसको डिसअलाउ कर दिया था ऑफिसर ने, तो उसने उसको अलाउ किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट भी उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर को हेल्ड कर दिया कि हाँ ठीक है ये कि हम सेलर कैसे, मतलब कि परचेजर की गलती, सॉरी सेलर की गलती की सजा परचेजर कैसे भुगतेगा? सर ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि वहां पे वो अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो एज अ बायर को आप क्यों मतलब परेशान कर रहे हैं इस तरीके से, बट जीएसटी के अंदर तो अभी यही पोजीशन है, ठीक है। एराइज इंडिया की जजमेंट इसमें लगेगी नहीं लगेगी, वो तो एक बार उनके पॉइंट को और फैक्ट्स को कि वैट में उस टाइम पे क्या लॉ था वही देख के पता चल सकता है, मतलब वो जीएसटी में एप्लीकेबल होगी नहीं होगी, वो एक बार देखना ही पड़ेगा उससे। सबके ऊपर बाइंडिंग होता है ना? हाँ बाइंडिंग तो होता है सर, बट वो ये कि सब उसमें जजमेंट्स अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वैट की, यहाँ पे वो देखनी पड़ेगी। मतलब एक जनरल स्टैंड तो हम ले सकते हैं
ठीक है, बट उस बेसिस पे अगर हम ये बोल दें कि क्लाइंट ठीक है तुम ले लो आईटीसी, वो एक थोड़ा गलत पैरामीटर हो जाएगा कहना। प्रोफेशनली उसको एडवाइस नहीं कर सकते हैं, पर अगर कोई पार्टी बोले तो ठीक है भैया कि तुम अपने इस पे लो, अगर कोई कल को हम डिस्प्यूट, हाँ कल को हम एक ग्राउंड दे सकते हैं ये, अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है और ये भी है कि नेक्स्ट 3 महीने 4 महीने में लग रहा है कि भाई वो अपलोड नहीं कर रहे हैं, हमने वेट भी कर लिया है, तो एक बारी को आप उसे ले सकते हैं, और अगर कोई आता है तो हम उसमें उस जजमेंट को अगर फैक्ट सेम है तो कोर्ट भी कर सकते हैं। आगे क्लाइंट अगर एग्री हो तो भैया इसमें हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट में हम लोग को चांसेस है जीतने की। जी जी थैंक यू। अजय बोथरा जी कलकत्ता। मैडम नमस्ते सर। ये सर अभी सर ने जो क्वेश्चन पूछा था कि अनरजिस्टर्ड सेल, तो जब सेल करेंगे तब दिखाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना कि इस महीना इस शहर में बिक्री हुआ नहीं हुआ, जब बिक्री होगा तब दिखाएंगे। उनका तो इतना प्रश्न नहीं था कि मैंने अभी मतलब इस महीना इस स्टेट पे सेल नहीं किया, इसका मतलब कोई कानून ने थोड़ी ना ऑफेंस किया कुछ। नहीं सर, उनका क्वेश्चन ये था कि मेरी सेल हुई नहीं है पर मेरा रिटर्न है, ठीक है, अब सेल 0 है और रिटर्न है 1000 रुपए का, तो आप रिटर्न में उसे कैसे रिपोर्ट करोगे? माइनस में तो रिटर्न जाएगी नहीं। गुड्स रिटर्न है क्या? यस सर, यस सर। अच्छा, तो गुड्स रिटर्न है तो उसका गुड्स रिटर्न का तो रिटर्न अपना भरेगा ही वो। सर मैं एक सप्लायर हूँ, ठीक है, मेरी सेल 0 है पर मेरे पास गुड्स रिटर्न आ गए, ठीक है, अब मुझे रिटर्न में गुड्स रिटर्न रिपोर्ट करना है 1000 रुपए, तो उसे मैं माइनस की रिटर्न तो भर नहीं सकती बिकॉज मेरी सेल 0 है और रिटर्न माइनस में जाएगी नहीं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि इसको नेक्स्ट ईयर ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ में ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्या मुझे सेल्स रिटर्न को, या फिर देयर इज सम वे आउट? तो हमारा ये था कि एज ऑन डेट वे आउट का है। एक क्वेश्चन, जिसने गुड्स रिटर्न किया वो तो अपने बुक्स में उस महीना में दिखा देगा फलाना को मैंने माल रिटर्न कर दिया, और इन्हें शो नहीं किया तो वो तो उसको अपना इनपुट क्लेम नहीं मिलेगा। सर उनका क्वेश्चन B2C था सर, B2B नहीं था, B2C था। अच्छा B2C था, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके सर। जावेद जी। बोलिए। ये जो अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसका, जावेद बोलिए। आवाज आपकी सर आ नहीं रही जावेद भाई, आपकी आवाज नहीं आई। यस मैम जी बोलिए। इस सब चीज का जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मुझे जो लगता है सॉल्यूशन वो GSTR 2 है। अगर डिपार्टमेंट GSTR 2 को अनेबल कर दे तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारी मैटर सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम जो है, मैं हर मंच पे कहता हूँ कि कहीं अगर डिपार्टमेंट इस चीज को अनेबल कर दे GSTR 2 को, तो ये जो ITC का प्रॉब्लम है ये कहीं बहुत हद तक सॉल्व आउट हो जाएगा। जावेद भाई, यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, मतलब है ये जो सब चीजें जो आपकी हैं ये पॉलिसी मेकिंग की है, इसके लिए आपको GST काउंसिल को लिखना पड़ेगा। आप GST काउंसिल के लिए लिखिए या आप मुझे भेजिए, मैं GST काउंसिल को मैं लिख दूंगा आपके बिहाफ पे। यहाँ से हमने अपना खाली टॉपिक डिस्कशन करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे खाली पढ़ना ही का काम है। यहाँ पे यहाँ पॉलिसी थोड़ी बना सकते हैं ना, मैम हमारी कुछ कर सकती है, मैडम पॉलिसी मेकिंग में हेल्प, ये हमसे पढ़ा सकती है हमें। जी सर। प्लीज। और किसी कोई सवाल हो? जी मैम आगे चलें। जी सर। अजय आपको सवाल है क्या अजय भाई? क्या? हाँ सर। हेलो। हाँ अजय बोथरा जी कलकत्ता, बोलिए। जावेद सर को बोलिए अपना नंबर देंगे मेरे को। हाँ दे देंगे आपको भी, आप बात कर लीजिए। तो कैसे होगा? मैं करा दूंगा। सर मेरे एंड पे रिफाइंड में अभी इतना ही था। नहीं आपका तो नंबर ले लिया मैंने। नहीं मैं दे दूंगा। जावेद रशीद साहब का नंबर मुझसे ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। सर मेरे लिए हर्ष सर मेरे साथ रिफंड में अभी तक इतना ही था, मतलब लाइक 3D एंड रिफंड्स में यही 2 चेंजेस थे, मतलब मेरी प्रेजेंटेशन के लिए। हम इसे वाइंड अप कर सकते हैं। प्रियंक भारद्वाज जी कुछ आपका है? प्रियंक भारद्वाज सर। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। हाँ मेरा है सर, आवाज आ रही है सर? जी आ रही। हेलो। हाँ सर, मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये पेमेंट वाली बात है कि हमने जिस परचेजर मतलब जहां से हमने गुड्स परचेज किए हैं और हमने 180 दिन में हमने उसका पेमेंट नहीं किया, तो हमें वो ITC
रिवर्स कर देना चाहिए। तो लेकिन ऐसा मैम प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं हमें तो क्लाइंट डिटेल्स दे गए और वही हम इनवॉइस उसमें मतलब हमने अपलोड भी कर दी, वही हमने आईटीसी क्लेम भी कर लिया। तो हमें ये तो पता चलता नहीं है कि 180 दिन में किस इनवॉइस का मैंने पेमेंट किया है या किसका नहीं किया है। मतलब यदि हम पूछते हैं तो वो हमें पता भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वाला रिवर्सल बहुत कम होता होगा यदि कोई करता होगा, क्योंकि मैंने कभी ये 180 दिन वाली कंडीशन वाला रिवर्सल किया नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? सर प्रैक्टिकली जो लाइक हमारी फर्म करती है अपने क्लाइंट्स पे, हम साल में 2 बार इस एक्सरसाइज को करते हैं। एक हम करते हैं अक्टूबर के मंथ में, ठीक, और एक हम करते हैं मार्च के मंथ में। जो हमारे छोटे क्लाइंट्स होते हैं उन पे हम करते हैं साल में 1 बार, जब हम मार्च की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। और जो थोड़े बड़े होते हैं उनके हम अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में से कोई भी एक मंथ लेके हम उस रिवर्सल की साइकिल को देखते हैं। तो मार्च में तो हमें क्लाइंट से करना ही करना चाहिए कि उनकी बैलेंस शीट भी जैसे ऑल्दो फाइनल नहीं हुई होती है, बट क्योंकि हमारे पास परचेजेस होती हैं तो अप्रैल तक का हमारे पास काफी टाइम होता है कि हम क्लाइंट को बोल सके कि अगर आपके कोई ऐसे वेंडर्स हैं जिनकी आपने पेमेंट नहीं करी है और जिनके बिल्स जो है वो सितंबर से, बिकॉज अक्टूबर के बाद की तो परचेजेस हमें देखनी नहीं है, हमें तो बेसिकली बस इतना ही देखना है कि अप्रैल से सितंबर के क्या ऐसे कोई इनवॉइसेस थे जिनकी पेमेंट नहीं हुई। तो ये हमें करना चाहिए मतलब प्रैक्टिकली, वरना क्या होगा कि कल को जब जीएसटी ऑडिट होगा तो उसके अंदर वो रिवर्सल तो करवाएंगे ही करवाएंगे, अगर पेमेंट तब तक नहीं हुई होगी प्लस वो इंटरेस्ट भी मांगेंगे। तो वो कर लेना चाहिए, बिकॉज ये आते हैं इस चीज पे। अगर जीएसटी ऑडिट में ये पॉइंट बहुत आराम से पकड़ा भी जाता है, बिकॉज वो बैलेंस शीट के डेटर्स क्रेडिटर्स उठा लेते हैं 6 मंथ्स से जो होल्डर होते हैं, और वो उनकी परचेजेस पे सीधा रिवर्सल कैलकुलेट कर देते हैं। मैम अभी जो जैसे नोटिस वगैरह आ रहे हैं तो डिपार्टमेंट उस चीज को पकड़ नहीं पा रहा है, और हम अपनी तरफ से ही मतलब वो तो एक तरह से ये हो गया कि हम अपनी तरफ से ही उन्हें बता देंगे कि इसका पेमेंट हमने 180 दिन में नहीं किया है। तो मतलब वो तो आपकी बैलेंस शीट से भी पता चल जाएगा, और वो तो डिपार्टमेंट अभी तक इस चीज को वो तो आपकी बैलेंस शीट से भी पता चल जाएगा। लेकिन यदि हमने उसका रिवर्सल एक बार कर दिया तो एक तो वो हमें नोटिंग तो करनी ही होगी कि भाई हमें इसे रिक्लेम भी करना है। तो ये सब चीज तो फिर हमें ध्यान रखने वाली है कि ध्यान रखना पड़ेगा, यदि वो छूट गया और वो डेट भी निकल गई सितंबर वाली या नवंबर वाली, तो हम तो उसे क्लेम ही नहीं कर सकते फिर। नहीं सर, इसमें सितंबर वाली क्लेम कर रहे हैं उसी में इतनी प्रॉब्लम है। पहली बात तो इसमें सितंबर रीक्लेम जब आप इसे करोगे तो उसमें सितंबर वाला फंडा नहीं लगेगा। रीक्लेम के लिए सितंबर नवंबर वाला फंडा जो है वो नहीं लगता है। जब आप उसे रिक्लेम करते हो तो आप रिक्लेम तब कर सकते हो जब आपने उसकी पेमेंट कर दी है। रिक्लेम के लिए लॉ के अंदर कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब मैं आईटीसी लेती हूँ इनवॉइस के बेसिस पे, उस पे कंडीशन है, रिक्लेम पे कोई कंडीशन नहीं है। तो आप अगर रिवर्सल करवाते भी हो तो रिक्लेम आप कभी भी कर सकते हो जब आप पेमेंट कर दोगे, भले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल तो रिक्लेम आराम से कर सकते हैं। वी कैन रिक्लेम, कोई दिक्कत नहीं है। के गोयल साहब, ठीक है के गोयल साहब अपने को अनम्यूट कर लेकिन बस मेरा कहने का मतलब ये था मैम कि 180 दिन वाली कंडीशन जो है वो प्रैक्टिकली बहुत कम यूज हो रही है। सर इट ऑल डिपेंड्स, यूज कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं। अगर एक बार किसी की जीएसटी ऑडिट में पॉइंट हाईलाइट हो जाता है तो वो अपने आप करना शुरू कर देता है, तो आप या तो डिपार्टमेंट का वेट करिए कि वो हाईलाइट करें। मतलब एज अ कंसल्टेंट आपको अपने क्लाइंट को एडवाइस जरूर करना चाहिए और उन्हें इम्प्लीकेशंस भी बता देनी चाहिए, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट लगता है तो वो फिर हेवी इंटरेस्ट हो जाता है। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे। डिपार्टमेंट अगर ऑडिट, जीएसटी ऑडिट किसी भी क्लाइंट का होगा, वो सबसे पहले इन्हीं 4-5 मोटे-मोटे पॉइंट्स पे वो क्वेश्चन उठाते हैं। के गोयल से बोलिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मेरा क्वेश्चन आईटी से रिलेटेड नहीं है, बट मेरा दूसरा क्वेश्चन है। जैसे ऐसा है ना, मेरे पास मेरा जो क्लाइंट है वो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस प्रोवाइड करवाता है जी, ठीक है, तो उससे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है जी, ठीक है। तो ऐसा कि जैसे इसमें GSTR 1 ठीक ठाक से फिल हो जाता है, इसके बाद जब मैं 3 भी उसका फाइल करता हूँ तो उसमें क्या है, जैसे इसमें टेबल नंबर 3.1 में जो आता है इसमें ए में
उसके बाद ठीक है वो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ जाती है। उसके बाद जैसे मैं इसे कंफर्म करता हूँ तो इसमें मांगता है कि कुछ ना कुछ टैक्स की अमाउंट होनी चाहिए। तो आप कुछ सजेस्ट कर सकती हैं इसमें कि मुझे क्या करना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड है, रिवर्स चार्ज उस पर लगता है। जी जी तो जी। कंपनी पे करती है, जिससे जहाँ जहाँ पे हम अपना सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उसमें कंपनी पे करती है। ओके, जब आप अपनी 3B फिल करते हैं तो उसके अंदर आप टैक्स अमाउंट में हाँ। कुछ, ओके टैक्स हाँ, अमाउंट मतलब में ऐसा है कॉलम टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ जाता है। ठीक है, जब मैं इसे कंफर्म करता हूँ तो हमेशा इसमें एरर ये आती है कि इसमें इसके मतलब इंटेंशन रहती है पोर्टल की कुछ ना कुछ टैक्स का अमाउंट होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके सर, मैंने ये प्रैक्टिकली सिचुएशन फेस नहीं करी है तो मैं इस पे अभी आपको बोल नहीं पाऊंगी। मैं इसे नोट कर लेती हूँ और मैं आपकी क्वेरी भी नोट कर लेती हूँ। तो आप मुझे सर ओके अपना मैम। हाँ, आप या तो मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा, मैं इसे एक बार चेक करके जरूर आपकी इस क्वेरी को एनकाउंटर कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मनोज जी। हाँ सर। हाँ मैडम, ये रिक्लेम ऑफ आईटीसी जो है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट मंथ में करना है या बाद में कभी भी कर सकते हैं? सर बाद में भी कर सकते हैं। लॉ के अंदर कहीं पे नहीं लिखा है कि रिक्लेम कब तक कर सकते हैं, कि जिस महीने में पेमेंट करी है उसी महीने में करना है या बाद में जाके भी कर सकते हैं। तो ये एक लूप होल है कि रिक्लेम की उन्होंने कोई विंडो सेट नहीं करी है अभी। जैसे ही पॉइंट आउट होगा वो तब ले आएंगे कुछ, बट अभी फिलहाल के लिए कोई विंडो डाली नहीं है, तो अभी तक तो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके सर। और किसी भाई को सवाल, किसी और साहब को सवाल हो? सर एक क्वेश्चन हो रही है। जी बोलिए प्रैंक। हेलो मैम, एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें कि जो हम ये जो आईटीसी क्लेम करते हैं और 180 दिन में पेमेंट नहीं होती तो फिर हम इसका रिवर्स करेंगे इसको जी, और जब पेमेंट हो जाएगी फिर क्लेम करेंगे। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो उस पे तो फिर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी, मतलब मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए ना वो इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी सर आती है। या उसमें कुछ छूट है? नहीं सर, इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है, पर अभी के फिलहाल के लिए जो इंटरेस्ट होता है, बिकॉज देखिए टैक्स की हमारे पास लॉ के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप आईटीसी तब ले सकते हो जब आपने उसे पेमेंट कर दी हो। लॉ में कंडीशन ये है कि आप आईटीसी तब ले सकते हो जब आपके सप्लायर ने पेमेंट कर दी हो। तो ये जो 180 डेज पे आईटीसी का क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैंने उसे रिवर्स कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट जमा करना ही नहीं करना है, तो हम उससे इंटरेस्ट को तब पे करना है जब 180 डेज एक्सपायर हो जाएंगे। 180 डेज के बाद मान लीजिए आपने और 20 दिन बाद उसकी रिवर्सल करी, तो आपको वो 20 दिन का इंटरेस्ट देना है, आपको 180 डेज का इंटरेस्ट नहीं देना। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ सर। जी संजय बोलिए सर। हाँ मैम, यही 180 डेज की जो कंडीशंस होती हैं, कभी कभी क्या होता है पार्टी पार्ट पेमेंट कर देती है। जी, वो क्या होता है नॉर्मली कि वो सर आपकी आवाज म्यूट हो गई। और 1 लाख रुपए का ये संजय भाई आपके चैम्बर से आवाजें आ रही है। 50,000 हमें दे देते हैं। संजय भाई आपके चैम्बर से आवाजें आ रही हैं आपके अलावा। सर आपकी आवाज बहुत हिल रही है बीच बीच में थोड़ी। हेलो जी संजय भाई। हेलो सर, आई आवाज? आपकी तो आवाज आ रही है लेकिन आपके चैम्बर से और भी आवाज आ रही है। अब सर अब ठीक हुई? जी नहीं, अभी भी आई फिर दोबारा। सर एक मिनट। हेलो सर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क में। जी हाँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके यहाँ। चलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए आपसे।
संजय भाई अपने सवाल पूछिए थे। प्रियंक जी, प्रियंक भारद्वाज, प्रियंक जी। हेलो। हाँ सर। प्रियंक जी, जब संजय भाई का सवाल खत्म हो जाए। हेलो प्रियंक भारद्वाज जी, प्रियंक भारद्वाज सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ सर। जब संजय भाई का सवाल पूरा हो जाएगा उसके बाद हाँ, वोट ऑफ थैंक्स उसके बाद आप करेंगे आज का, और राष्ट्रगान भी आप करेंगे जब सवाल की, हाँ, इनके सवाल के लास्ट में, तो संजय भाई का सवाल पूरा हो जाएगा। संजय भाई आइए, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। संजय भाई, संजय भटनागर जी आगरा। संजय भाई बताइए मैम। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी। ये आईटीसी की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी कि नहीं होगी? सर इस पे तो हम क्या ही कमेंट कर सकते हैं सर। फिर भी काफी हद तक तो स्ट्रीमलाइन हो ही गया है, 2B का जो उन्होंने बनाया है। अब ये जो चेंजेस आएंगे इससे भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन तो करेंगे ही। बाकी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर हमारा क्या नवनीत भाई पूछिए सवाल। नवनीत जी। हाँ सर। मुजफ्फरनगर, बोलिए भाई साहब। नवनीत भाई आपने हैंड रेज किया हुआ है अपना? हाँ जी। हाँ, सवाल पूछिए मैम। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है आवाज। सर मैम, अभी आपने बताया कि 180 डेज के बाद लगेगा इंटरेस्ट जी। मेरे को लीगल क्लियरिटी मिल सकती है? सर लीगल क्लैरिटी है कि जो आपके आईटीसी की क्लेम की कंडीशंस हैं उसके अंदर जब रिवर्सल की बात हो रही है तो वो बात हो रही है आफ्टर 180 डेज जी। ठीक है। और जो इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट जो है वो डिले इन रिवर्सल पे है जी। तो इसीलिए आपने जब 180 डेज तक उसे पेमेंट नहीं करी, देन यू वर करेक्टली क्लेमिंग दैट आईटीसी, बिकॉज लॉ अलाउज कि आप 180 डेज तक उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। बट द मोमेंट आपने उसे 180 डेज पार हो गए और आपने उसे पेमेंट नहीं करी, देन लॉ कहता है कि आपको रिवर्सल करना है। और इंटरेस्ट मेरा डिले इन रिवर्सल पे लग रहा है, ना कि रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी पे लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू। शिव गोपाल जी पूछिए। मैम मेरी हमने पार्ट पेमेंट किया है 180 डेज में जी, तो उस कंडीशन में हमको क्या अमाउंट रिवर्स करना है? सब पार्ट अमाउंट रिवर्स करना है। आपने जितने भी मान लीजिए 30% पेमेंट करी है, 40% पेमेंट करी है, तो आपने जितने की पेमेंट कर दी है उतना आरटीसी ले लीजिए, जितनी नहीं करी है उतने का आप रिवर्सल कर दीजिए। रिमेन अमाउंट का? यस यस। ओके, थैंक यू। प्रियंक जी, अब किसी के साथ सवाल बाकी नहीं है। आज का वोट ऑफ थैंक्स आप करें, उसके बाद फिर राष्ट्रगान भी आप करेंगे। राष्ट्रगान के समय मेरी सभी डेलीगेट से रिक्वेस्ट है कि अपनी सीट पे कृपया खड़े हो जाएं और अपने फोन म्यूट रखेंगे सब लोग। प्रियंक जी प्लीज। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, सबसे पहले मैं गरिमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और इन्होंने आज ऐसा टॉपिक के बारे में बताया है जो आज की डेट में हम सब एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, जो भी हैं, उन सब के लिए आज की डेट में 3B ही एक तरह से ऐसा है कि जीएसटी का बैकबोन यही समझ लो कि 3B है। और उस टॉपिक के बारे में उन्होंने इतनी गहराई से बताया है एक एक टेबल को कि आपने इसमें रिवर्सल करना है, इसमें क्लेम करना है। जो नए अमेंडमेंट हुए हैं तो वो भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है और हमारी काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उसका भी सॉल्यूशन हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। और रिफंड के बारे में भी हमारा काफी ज्ञानवर्धन किया है।
और बाकी काफी ज्ञानवर्धन हमारा क्वेश्चंस और उनके द्वारा जो सॉल्यूशन किया गया है उनसे हुआ है। तो मैं अपने पूरे उपकाश परिवार की ओर से और छतरपुर टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से और नर्मदापुरम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से गरिमा मैम का और हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब सबसे रिक्वेस्ट है कृपया अपनी सब अपनी सीट पे खड़े हो जाएं प्लीज। प्लीज अपने सब फोन म्यूट रखेंगे। सब लोग अपने फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मरा द्राविड़ उत्कल बंग हिमाचल यमुना गंगा उछल छलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना इस पे यूट्यूब को अपना उठा के अपना चैनल को देखें उपकाश वेबिनार। जिनकी जो क्वेरीज हैं फिर वहां से दोबारा से अपने क्वेरीज को सॉल्व करें। तभी समझ में नहीं आती है मैडम के नंबर पे आप कॉल कर लें। नहीं आता है मुझे बताएं, फिर मैं मैडम से रिक्वेस्ट करके फिर दोबारा एक बार आपकी क्लास करवा देता हूँ। फिर मैडम से क्लास करेंगे, फिर मैडम पढ़ाने आ जाएंगी। जिस दिन भी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग अपनी जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मैं हूँ। अनिल जी बोलिए। अनिल जी बोलिए। अनिल जी गाजियाबाद। हाँ सर बोलिए। अनिल कौशिक जी बोलिए। अपना फोन अनम्यूट करिए सर। अनिल कौशिक जी अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। अनिल कौशिक साहब अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ हो गया जी, हो गया जी। बोलिए। हाँ हाँ जी नमस्कार। मेरा केवल एक सुझाव या परामर्श है हर्ष भाई कि जो आप राष्ट्रीय गान सभा के अंत में, वेबिनार के अंत में जो आप राष्ट्रीय गान कराते हैं। जी सर। हेलो जी बोलिए। वो बहुत अच्छा आप उस परंपरा को निभा रहे हैं, पर राष्ट्रीय गान की जो गरिमा है उसको बनाए रखते हुए ही अगर राष्ट्रीय गान गाया जाए तो उचित रहेगा। वैसे जैसे सब आप लोगों की मर्जी, मेरा तो यही सर गरिमा बस हमें सिखा दीजिएगा, मैं वो भी करना चालू कर दूंगा। देखिए हम तो नहीं यहाँ पे गरिमा मतलब उसका जो है उसका गाने का ढंग या उसका उच्चारण जो है उसके वो ठीक से हो, जिससे कोई अजनबी आदमी भी सुने। सपोज कीजिए आपके पास कोई बैठा है या मेरे पास, जैसे मैं तो यहाँ इस टाइम बैडमिंटन कोर्ट में रहता हूँ, अपने यहाँ जनरली रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं लगता जो सुनते हैं कभी कभी तो कि ये कोई वेल एजुकेटेड पर्सन गा रहा। और इसमें अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मेरी गुस्ताखी माफ हो। धन्यवाद। ठीक। आदत से मजबूर हूँ। प्रियंक जी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। अनिल जी, अनिल कौशिक जी गाजियाबाद में बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। और जो इन्होंने कहा है आप जाके घर पे बैठ के रात को अपना मनन कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप से मैं दोबारा रिसाइट कराऊं सर टाइम ड्यूरेशन भी है। टाइम ड्यूरेशन भी है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ टाइम है 52 सेकंड का टाइम। 52 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सब लोग उपकाश चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कराएं चैनल अपना, ये जिससे आप लोग सब देखें बैठ के आराम। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन अगले हफ्ते मैं रहूंगा बहुत दूर आप लोगों से। देखिए शैलेश जी करवाएंगे अगली क्लास, क्योंकि मैं उस टाइम यूपी का इलेक्शन लड़ा रहा हूँ बैठ के। आपके उत्तर प्रदेश का संगठन का इलेक्शन लड़ा रहा हूँ बैठ के यहाँ पे। थैंक यू, बाय बाय।